क्या नेट फोर्स हमेशा जीरो? बिल्कुल हमेशा जीरो। मैंने बोला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट फोर्स तो जीरो। तो हर पॉइंट पे, हर एंगल पे डाइपोल जो है इक्विलिब्रियम पे है। एक बात बड़े क्वेश्चन ऐसे ही करा रहा है, बस आपको फॉर्मूला रिमाइंड हो जाएंगे इलेक्ट्रिक आपका फील्ड वाले और आपका पोटेंशियल वाले। देखो एक बार दो सेल बना रहा हूं बच्चों, ये प्लस क्यू चार्ज इस पे दिया हुआ है, सारा पॉजिटिव है, रेडियस आर है, ए सेल इसको बोला बच्चों, प्लस 2 क्यू चार्ज है बेटा, इसकी रेडियस आपकी 2r है। ऐसे बच्चों अलग अलग पॉइंट मार्क कर रहा हूं। एक पॉइंट मैंने यहां मार दिया बच्चों, ए पॉइंट बोल दिया, r/2 डिस्टेंस पे है। एक ऑन द सरफेस बी है, एक बच्चों 3r/2 पे है जो आपका सी पॉइंट है, एक आपका डी पॉइंट ऑन द सरफेस बड़े वाले पे है, और ई पॉइंट बच्चों यहां से 3r की दूरी पे है। आपको हर पॉइंट पे अलग अलग पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है और आपको पोटेंशियल बताना है। आसान सा बच्चों, ऐसे ही बस फॉर्मूला रिमाइंड कराना है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद था बच्चों, सेल के अंदर में क्या रहता है? जीरो रहता है। पोटेंशियल क्या थी अंदर? वो रहेगी जो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल है वही आपकी पोटेंशियल रहेगी। देखो दोबारा यहाँ इसको डिवीजन करके लिखता हूँ बच्चों मैं अलग अलग पॉइंट के ऊपर। यदि मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट के ऊपर, देखो बच्चों ए पॉइंट कहाँ इनसाइड है? पहले वाले सेल के भी और सेकंड वाले सेल पे, दोनों पे अंदर, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की आ जाएगी वैल्यू जीरो। बी के ऊपर आप देखो बेटा, बी कैसा है सर? आपका पहले वाले सेल के ऊपर है, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर है, और दूसरे वाले कांड क्या आ जाएगा? दूसरे वाले कांड अंदर है जीरो। सी पॉइंट के ऊपर देखो बच्चों, सी क्या है सर? इसका के क्यू डिवाइड बाई 3r/2 होल स्क्वायर आ जाएगा बच्चों 4/9 के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। लेकिन दूसरे वाले कांड तो अंदर है बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी के ऊपर देखना बेटा, डी के ऊपर देखेंगे ना, के क्यू डिवाइड बाई 2r स्क्वायर एक आ गया। अगले वाला भी बच्चों ऑन द सरफेस है, लेकिन चार्ज क्या? 2q, तो के 2q डिवाइड बाई 2r स्क्वायर जो भी आना हुआ आ जाएगा। अंत में आपका बन जाता है बच्चों ई पॉइंट का, आपका ई पॉइंट क्या? दोनों ही कहानी बाहर है, एक के क्यू डिवाइड बाई 3r स्क्वायर, और बच्चों दूसरा क्या बेटा? के 2q। सही है क्या? डाउट ये पूछ सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने सीधा कैसे जोड़ दिया? वेक्टरली जोड़ना था। लेकिन बच्चों किसी भी पॉइंट पर आप देखो बेटा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। मान लो ई के ऊपर देखो, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो इसलिए मैंने सिंपल जोड़ा है, एक ही लाइन में है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम बच्चा से पोटेंशियल आप देखो बेटा, ए अच्छी इसको देखना अच्छे से आप, ए पॉइंट के कारण पोटेंशियल कैसा बच्चों? सर पहले वाले के अंदर है, तो पहले वाले ऑन द सरफेस क्या आ जाता? के क्यू डिवाइड बाई आर। सर दूसरे वाले कारण भी अंदर है, तो दूसरे वाले का सरफेस पे क्या आता बच्चों? के 2q डिवाइड बाई 2r। सही लिखा गया? सोल्व करेंगे तो के क्यू डिवाइड बाई आर आ जाएगा 2 टाइम्स। बी पॉइंट आप देखना बेटा, बी पॉइंट जो आपका आएगा, बी पॉइंट क्या है? इसके ऑन द सरफेस, उसके लिए इनसाइड है, तो ऑन द सरफेस क्या आता था? के क्यू बाई आर, और बच्चों वहां क्या बोला? इसके लिए इनसाइड है, फिर भी सेम वैल्यू रहेगी 2q डिवाइड बाई 2r, फिर सेम वैल्यू आपकी रिपीट हो जाएगी पोटेंशियल की, ये आ गई। सी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल देखो बेटा, तो पहले वाले के लिए बाहर है, तो के क्यू डिवाइड बाई 3r, ऊपर 2 चला गया बेटे, है ना, 3r/2 था, ऊपर गया। सेकंड वाले के लिए इनसाइड है, तो बच्चों क्या बन जाएगा? के 2q डिवाइड बाई 2r। सोल्व करना जो भी आंसर आएगा। सेम बच्चों डी देखो बेटा, डी इसके लिए के क्यू डिवाइड बाई 2r आउटसाइड है सरफेस से, उसके लिए बच्चा ऑन द सरफेस है के 2q डिवाइड बाई 2r। सही है क्या? लास्ट पॉइंट आ जाता है बच्चों, ई पॉइंट का पोटेंशियल है, दोनों ही कारण बाहर है, के क्यू डिवाइड बाई आ जाएगा बच्चों आपका 3r, ये आउटसाइड है कारण, इस पे भी आउटसाइड है, के 2q डिवाइड बाई 3r। सही है क्या? होना शाबाश। ऐसे ही वैल्यू पुट किया बेटा मैंने, एक बार आपको याद दिलाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आपका जीरो था, और पोटेंशियल क्या आएगी बच्चों? जो सरफेस पे उसके कारण आपको माना जाएगा। बच्चे अच्छा क्वेश्चन जब बनता है बेटा, किसी एक सेल को आप अर्थ कर दोगे, फिर आप चार्ज पूछ ले, कुछ और पूछ ले, वो भी लास्ट में टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा। अभी आपको सिर्फ ई का और वी का फॉर्मूला रिमाइंड कराया, कुछ नहीं। बच्चों ये लिख लेना, ये आपकी सेल है, बना बच्चों। बेटे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल आप पढ़ोगे, और बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों कंडक्टर आप पढ़ोगे। वहाँ आपको थियोरेटिकल इंपॉर्टेंस आपको समझ में, कंडक्टर चीज़ें क्या, अभी 2-1 बातें ऐसे बोल रखी बस मैंने, और उसका कुछ चीज़ें प्रूफ आ जाएगा आपके पास। और बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल में ऐसे पढ़ा तो दूंगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड बता दूंगा, पोटेंशियल एनर्जी टॉर्क बताऊंगा, इसको बाद में मैं कंबाइन करके लिखवाऊंगा, वही आपको पीएमटी के लिए ध्यान देना है। बाकी लिखवा मैं आपको सारी चीज़ें दूंगा। बना बच्चों आपने? आप लिखो बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में 1-2 लाइन पहले लिखते हैं, फिर आपको मैं 1-2 3 4 5 लाइन इंपॉर्टेंट लिखवाई, फिर आपको आगे पढ़ते रहेंगे। देखो बच्चे एक बार, when two equal and opposite charges
are separated by small distance when two equal and opposite charges are separated by small distance, it is known as electric dipole. It is known as electric dipole. इस अरेंजमेंट का नाम डाइपोल होता है बच्चों। बेटा आपने डिस्टेंस हो डी लियो, लेकिन मैं 2a ले रहा हूँ। 2a में मेरा फायदा, मैं कभी a प्लस करूँ कभी माइनस, तो मुझे आसान रहेगा। आपने सोचा डी डिस्टेंस पढ़ाओ, मैं 2a लेने गया था तो मैं 2a लिया। आगे की लाइन लिखो बच्चों, नेक्स्ट लाइन में लिखो, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ चार्ज and separation between them is known as dipole moment, is known as dipole moment। ब्रैकेट में p वेक्टर बना दो, सामने लिखा हो बच्चों। एक बार यहां देखो बेटा, जब आपका किसी भी एक चार्ज को ले लो, सिर्फ मैग्नीट्यूड प्लस माइनस की बात नहीं है बेटा, क्यू लिया मैंने और डिस्टेंस लिया 2a, तो यदि आप प्रोडक्ट करते रहो बच्चों p वेक्टर, बच्चों ऐसा ही सेम नोटेशन लीनियर मोमेंटम का भी था, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डाइपोल कैसा लिखा था, तो इसलिए मैंने p ही बनाया है। तो बच्चों q इंटू 2a होता है बेटा, यूनिट क्या आ जाएगी, चार्ज माने कुलम और a माने मीटर। और बच्चों डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, ऐसा यूनिट आपकी आ जाएगी। और बच्चों डायमेंशनल फार्मूला क्या बन जाएगा सर, इसका मतलब a इंटू टी, और ये तो आ जाएगा L1 A1 T1। सही है क्या? एक लाइन और लिखवाता हूं पहले आपको, फिर और बनाना। देखो बच्चों एक बार, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन दे बेटा डाइपोल मोमेंट की। ये तो एक लाइन आप लिखो बच्चों, सामने लिखी हुई है बच्चों। ऐसे तो आप जान गए थे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाला था सर, एफ डिवाइड बाई क्यू आपका फील्ड बनता था। यदि फोर्स बनानी पड़ जाए क्या आ जाएगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों एक इंपॉर्टेंट सा कंक्लूजन यहाँ आपको समझा रहा हूँ, वो पीएमटी के लिए इंपॉर्टेंट। जब दो लाइनें लिखवाएंगे ना, ये सिलेक्ट करके लिखवा रहा बेटा, वो पीएमटी के लिए, ये तो सब जानते हैं, एक कोई अलग कहानी नहीं है। अब जो दो इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, क्या करता कई बार वो आपको कंफ्यूज करेगा कि कभी आपने डाइपोल को एक यूनिफॉर्म बोले तो बच्चा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो फोर्स जीरो, टॉर्क जीरो, दोनों इस ऐसे ऑप्शन बनते रहते हैं। या आपने नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा तो क्या होगा बच्चों, फील्ड का मतलब समझते हो। एक बार यहाँ देखना बेटा, ये मान लिया बच्चों मैंने ऐसे आपका एक्स डायरेक्शन में ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है, और इस फील्ड में बच्चों अपने यहाँ माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू आपने ऐसा रखा, और कुछ सेपरेशन है बच्चों 2a। फील्ड में जब आप रखते हो बच्चों, फील्ड कैसा इसके ऊपर एक्ट करे, फोर्स में बनाना चाहता हूँ, फोर्स और टॉर्क। फोर्स कैसे बनेगी सर, फोर्स होती थी चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां से आया, बिल्कुल शुरुआत में आपको पढ़ा था बच्चों, जब फील्ड समझा था बच्चों, उस पॉइंट की फोर्स निकालो डिवाइड बाई चार्ज से बना हुआ है। यदि बच्चों मैंने बोला Q इंटू ए पॉजिटिव चार्ज, यदि इसके ऊपर कैसी फोर्स लगेगी, ऐसे आगे लगेगी Q इंटू ई। नेगेटिव चार्ज बच्चों कैसा लगेगा सर, Q इंटू ई, लेकिन माइनस Q है इसलिए आपकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई। सही है क्या? लेकिन बच्चों क्योंकि मैं जानता हूं डाइपोल में दोनों ही चार्ज बराबर होते हैं बच्चों, फोर्स की वैल्यू बराबर आएगी। कब आएगी, यदि आपने E की वैल्यू सेम रखा है। E आपने कैसा लिखा बेटा, यूनिफॉर्म रखा, कांस्टेंट रखा, तो जितना आगे QE लगेगा इतना ही पीछे भी आपका QE लगेगा, नेट फोर्स जीरो आ जाएगी। टॉर्क की बात और करो बच्चों, इसी में आपने ऐसा कुछ बना देते, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ आपका प्लस क्यू और यहाँ आपका माइनस क्यू। अब देखो बेटा ऐसे मैंने कुछ सेपरेशन बनाया, फिलहाल मैं उसकी वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ। डाइपोल का मैंने थोड़ा सा ऐसे करने में थोड़ा सा तिरछा कर दिया, थोड़ी देर में आप कंफ्यूजन सारा दूर हो जाएगा। ये 0 डिग्री है कि थीटा की 90 ऐसे मैंने फिलहाल एक नॉर्मल थीटा बनाया है। बच्चों देखना एक बार आप बच्चों, आपका यूनिफॉर्म आपका फील्ड है, ई की वैल्यू कांस्टेंट है, तो फोर्स कैसे लगेगी यहाँ पे क्यू ई इस डायरेक्शन में बेटा, और यहाँ पे पीछे। बच्चों क्या आप टॉर्क आ सकती है, हाँ बिल्कुल आएगी। टॉर्क का मतलब होता है घुमाना, हाँ सर कोई फोर्स है किसी भी पॉइंट का अबाउट देख लो, टॉर्क आया घूम रहा है। बच्चों जब भी आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, आपकी नेट फोर्स तो जीरो आई है बेटा, क्योंकि आपके पास क्या है आगे क्यू ई, पीछे क्यू ई, जीरो आ जाएगी। यहाँ भी देख लो नेट फोर्स, यहाँ भी क्यू ई और यहाँ भी कैंसिल हो जाए, लेकिन टॉर्क की वैल्यू क्या बच्चों, नॉन जीरो। बच्चों जब आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बोलता है ना बच्चा, ऐसे डरने सा लग जाता है। कहां डरता है, खासकर जब आपको ई की वैल्यू ऐसे बोलता है ना बेटा, आई प्लस 2j माइनस 3k, इस टाइप के फील्ड को पता नहीं क्या सर ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब मैग्नीट्यूड आप निकाल पा रहे हो, फिक्स वैल्यू वाली यहाँ आ रही है। बेशक से सिंपल आई जे बच्चों लिखा 20i, वो तो मैं जानता हूँ कांस्टेंट, हम हजम होती बातें। कभी आई जे और के भी दे देगा ना तब भी वो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड आप आ रहा तो। सर वेरिएबल कैसा होता होगा, कोई बोल रहे E इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स पावर समथिंग,
या 10 इंटू एक्स, जो वेरिएबल एक्स के ऊपर डिपेंडेंसी आ जाए क्या आ जाएगा, नॉन आपका यूनिफॉर्म। एक नोट लिखूंगा बच्चों ऐसा, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फोर्स आपकी जीरो लेकिन टॉर्क होगी। यदि बच्चों नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता, नॉन यूनिफॉर्म ऐसा होता, मैं लिखवाऊंगा ब्रैकेट में, जल्दबाजी मत करना। नॉन यूनिफॉर्म समथिंग ऐसा बेटा कुछ भी दिया हुआ है, एक्स के ऊपर डिपेंडेंसी है, तो यहां अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, यहां अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। सर क्यू इंटू ई ये वैल्यू अलग है और क्यू इंटू ई ये वैल्यू अलग है, तो कोई ना कोई नेट फोर्स भी आपकी बन जाती। सही है क्या? पहला नोट लिखो बच्चों, डबल स्टार पीएमटी बेटा नोट जो लिखेंगे अब। सीधी लाइन पूछता है, व्हेन ए डाइपोल इज, इस साइड है बेटा तुम, यहाँ तो दिखेगा नहीं, ऐसे थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर जाओ, थोड़ा सा कर जाओ, इस साइड आओ तुम। व्हेन ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्रैकेट में लिखो बेटा कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। अरे कांस्टेंट वो आईजे के वाले भी कांस्टेंट है ना। व्हेन ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्रैकेट में कांस्टेंट, ब्रैकेट बंद, नेट फोर्स विल बी जीरो, नेट फोर्स विल बी जीरो एंड नेट टॉर्क विल बी नॉन जीरो। इसी में एक लाइन नीचे और ऐड करो बच्चों, ये पहला पॉइंट आ गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको अंडरलाइन भी किया, और लास्ट में फोर्स और टॉर्क को आप अंडरलाइन करो। फोर्स जीरो है, टॉर्क आपकी नॉन जीरो है। व्हेन ए डाइपोल इज प्लेस्ड, व्हेन ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म अंडरलाइन, ब्रैकेट में वेरिएबल। व्हेन ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्रैकेट में वेरिएबल। बच्चों आप ऐसा लिख लेना जैसे मैंने लिखा हुआ है, ये जैसे एक्स के ऊपर डिपेंडेंसी है जो सामने वाला लिखा हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्रैकेट में वेरिएबल, ब्रैकेट बंद, नेट फोर्स एज वेल एज नेट टॉर्क विल बी नॉन जीरो, नेट फोर्स एज वेल एज नेट टॉर्क विल बी नॉन जीरो। बच्चों डायग्राम साफ बना लो। बच्चा आपको मैंने कोई सवाल बताया है आपको, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल करवाया है? करवाया है। जब फ्लक्स वाला करवाया था ना मैं, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेके बताया था बच्चों, फ्लक्स एसोसिएटेड जीरो आई थी। और एक बार बच्चों मैंने एक्स की डिपेंडेंसी वाला ई लिया था ना, अलग अलग वैल्यू आ गई थी की, जिसके कारण नेट फ्लक्स कुछ आया था ना। ये वाला बनाओ बेटा, इस साइड वाला। बच्चों मैं छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन तो बनाऊंगा, लेकिन एक बार बताना पड़ता कि हाँ ऐसे डाइपोल का फर्क है। डाइपोल में अलग से मैंने बताया है, जब डिस्टेंस दोनों के बीच में बहुत कम है, सेपरेशन कम है, तभी डाइपोल बनता है ना। बना बच्चों आपने? तीन टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी। उसको मैं लास्ट में ऐसे ही एक पेज पे बना दूंगा कंबाइंड भी, लेकिन फिलहाल आपको समझा रहा हूँ मैं आराम से, एक दो पेज में समझना। सिर्फ आपको डायरेक्शन में ध्यान देना बेटा, डायरेक्शन कैसी आ रही है। डायरेक्शन हम समझ जाएंगे ना, हमारा काम ऐसे ही बन जाएगा, ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। आप लिखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। बच्चों मैं दो डिवीजन में कर रहा हूँ बेटा। एक मैं बता रहा हूँ बच्चों, एक्सियल लाइन के ऊपर क्या आएगा, एक्सियल लाइन कौन सी होती है बेटा, जो लाइन ज्वाइनिंग है अलोंग डाइपोल, में से लिख देता हूँ। जो बच्चों डाइपोल की डायरेक्शन के अलोंग होती है उसको बोला जाता है एक्सियल लाइन ऑन द एक्सिस, मतलब भी समझ में आएगा। एक लाइन होती है बच्चों इक्विटोरियल, इक्विटोरियल होती है बच्चों परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। इन दोनों पे बच्चों आपको मैं निकाल रहा हूं, लेकिन थोड़ी देर में से कंबाइंड सा मैं समझा रहा हूं, अच्छे सुनना एक बार। आपको सिर्फ देखना बच्चों प्लस और माइनस वाली वैल्यू कैसी है, मैं डायरेक्शन देखना है। एक मैंने बोल दिया बच्चों या माइनस ए चार्ज है आपका ए पॉइंट के ऊपर, प्लस क्यू चार्ज आपका बी पॉइंट के ऊपर, और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है बेटे वो आपकी 2a है। हमने बोला बच्चों सेंटर से डिस्टेंस d के ऊपर एक पॉइंट p है, इस p पॉइंट के ऊपर आपको बताना, क्योंकि देखो मैंने डाइपोल की डायरेक्शन ऐसी बनती थी, इसी लाइन पे अलोंग द उसी एक्सिस पे मैंने रखा p पॉइंट को, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। देखो सोचते हैं आराम से, सर यदि माइनस क्यू देख लो और ये, और कैसे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, सर पॉइंट को पॉजिटिव मान लो, छोड़ के देख लो डायरेक्शन पता चल जाएगी। देखो बच्चों इसको छोड़ते हैं एक बार, P को ए के कारण देखना, P को छोड़ दो तो कहां जाएगा बच्चों, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव इसकी तरफ जाएगा। या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो सीधी भी याद किया था, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं और पॉजिटिव से बाहर की डायरेक्शन में जाएंगी। नेगेटिव तरफ का तो बच्चों यहाँ कौन सा आ जाएगा बेटा, ई ए। दूसरा देखना बच्चों बी के कारण ये पॉजिटिव है तो बच्चों यहां जाएगा ई बी। बच्चों मैं देखना चाहता हूं सर ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप बनाओगे तो इनमें से बड़ा कौन सा है, ई ए बड़ा है कि ई बी है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता था बच्चों के क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। सर दोनों का के सेम है, दोनों का क्यू भी सेम है। सर आप डिस्टेंस देख लो किसकी कम ज्यादा है।
बच्चों बी के लिए देखना डिस्टेंस क्या टोटल डी और ये ए, तो क्या डिस्टेंस है बच्चों यहाँ बी पॉइंट की यहां से डी माइनस ए पॉइंट की क्या दूरी आएगी बेटा डी यहां तक और ये आपका ए, तो डी प्लस ए। सही है क्या बच्चों? डिस्टेंस किसकी ज्यादा आ रही है? ए पॉइंट की, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम। तो इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं बेटा ई बी माइनस ई ए, वैल्यू लिखा जाएगा ऐसा आ जाएगा के क्यू डिवाइड बाई डी माइनस ए होल स्क्वायर, और ये बच्चों के क्यू डी प्लस ए होल स्क्वायर। बच्चों समझे मैंने कैसे प्लस और माइनस किया है? मिड पॉइंट से यहां तक पूरी डी थी बेटा, ये ए है तो कितना बच गया? डी माइनस ए। ये पूरा मिड पॉइंट तक डी था और ये क्या था? ए, तो डी प्लस ए ऐसा लिखा है बच्चों। इसको हमने ले लिया डी माइनस ए स्क्वायर और ये डी प्लस ए स्क्वायर। बच्चों आप देखना एक बार वैल्यू सीधा लिख रहा हूं मैं, के क्यू एज इट इज, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा बेटा, 4a इंटू डी बचेगा। बच्चों देखो बच्चों q इंटू 2a, तो 2k, ये बच्चों p वेक्टर मैंने बना दिया और ये क्या बेटा अपने पास d एज इट इज मैग्नीट्यूड है। और ये क्या आ जाएगा बच्चों? सोल्व करोगे तो बेटा d की पावर 4। सही है क्या बच्चों? अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेता हूं मैं, इफ d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। हाँ सर ये संभव है क्या? हाँ अलग से मैंने बोला है, डाइपोल डिफाइन तभी होता है जब डिस्टेंस क्या दोनों के बीच में बहुत कम, ए की वैल्यू बहुत कम है, तो ए की वैल्यू बहुत कम है तो ए को 0 कर दो, ए को 0, नीचे क्या है? डी की पावर 4। बच्चों डी की पावर 4 तो ये डी से डी कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2k इंटू पी और नीचे आ गया बच्चों डी क्यू। बच्चों देखना बच्चों सर डायरेक्शन कैसी है इसकी? डाइपोल की डायरेक्शन माइनस से प्लस इस डायरेक्शन में आ गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या? इसी डायरेक्शन में है कि डाइपोल से अपोजिट है। देखो बच्चों किसकी वैल्यू ज्यादा मैंने बोली बेटा? बी की ज्यादा। बी कहां? आगे। आगे मतलब डाइपोल की डायरेक्शन में, तो बच्चों इसके आगे मैं ब्रैकेट में अलग से स्पेसिफाई कर रहा हूं यूनिट वेक्टर ऑफ डाइपोल। सही है क्या सर? इसकी वैल्यू 2 इंटू के इंटू पी डिवाइड बाई डी क्यूब होता है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे? सेम एज दैट ऑफ डाइपोल, इसलिए बच्चों मैंने क्या लगाया? यूनिट वेक्टर लगाया। दोबारा एक बार देखो सेम कहानी बच्चों, ये आपका माइनस चार्ज बेटा, ये आपका प्लस चार्ज, बीच में दूरी बच्चों 2a और यहां मिड पॉइंट से ऊपर की डायरेक्शन में p पॉइंट के ऊपर आपको बताना है। मिड पॉइंट से वही दूरी आप d मान लो बेटा। आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा? सर ये नेगेटिव चार्ज तो ऐसा बनेगा, सर ये पॉजिटिव चार्ज तो ऐसा, ऐसे ही तो था, नेगेटिव की तरफ आएगा, पॉजिटिव से बाहर जाएगा। बच्चों मान लो ये थीटा है तो यहां भी एंगल क्या आ जाएगा बेटा? थीटा, क्योंकि बच्चों k इंटू क्यू और अब ये डिस्टेंस भी दोनों में क्या सेम है, कितनी आ जाएगी? ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर द रूट, दोनों की डिस्टेंस सेम है। तो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, ये ई है ना बेटा, ये तो ये भी ई है, इस ई का एक कंपोनेंट ई कोस थीटा, एक नीचे ई साइन थीटा, इसके लिए भी बच्चों एक ई कोस थीटा, एक ई साइन थीटा, सब कैंसिल हो जाएगा। मेरे ख्याल से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बच्चों 2e कोस थीटा। एक बार ये देखो मैंने सही लिखा है क्या? देखो क्या बनाया मैंने, एक ई ऐसा था बेटा, ऐसे ब्रेक किया और नीचे ब्रेक किया, ये ई कोस थीटा और ये ई साइन थीटा। एक ऐसे ई था, एक ये ई कोस थीटा और एक ऊपर ई साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल, तो क्या बच जाएगा? 2e कोस थीटा। बच्चों मेरे ख्याल से डायरेक्शन यही फाइनल हो गई। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है बच्चों? सर ये डाइपोल के अलोंग है कि डाइपोल के अपोजिट है? सर डाइपोल के कैसी है? अपोजिट है। ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? सर ई की वैल्यू थी के क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस के, डिस्टेंस यहाँ क्या है? ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सही लिखा क्या सर? अंडर द रूट था लेकिन आप नीचे जानते के क्यू बाई आर स्क्वायर खत्म। कोस थीटा देखो बच्चों, कोस थीटा क्या आ जाएगा? सर ये बेस है तो ए डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मेरे ख्याल से सही लिख रहा हूं। दोबारा देखो बच्चों एक बार, सर ये 2 इंटू क्यू इंटू ए, ये क्या बन गया आपके पास? डाइपोल मोमेंट। और ये क्या हो जाएगा बेटा? ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर 3/2। फिर जंक्शन लगाओ था बेटा, यदि ए की वैल्यू डी से बहुत कम, ए को 0 पुट कर दो, के पी डिवाइड बाई डी क्यूब, और मेरी ख्याल से डायरेक्शन ऐसी है। अरे सही है क्या बच्चों? सीधा ध्यान दिया जाना, के पी डिवाइड बाई डी क्यूब 2 टाइम्स है। एक्सियल लाइन पे जो डाइपोल की डायरेक्शन में ही फील्ड होता है बच्चों, और इक्वेटोरियल लाइन पे अपोजिट होता। सही है क्या? बना शाबाश। इसको मैं कंबाइन करके एक छोटा बना कर बता दूंगा आपको अच्छे से, बोर्ड में सवाल जरूर पूछता था ऐसा। बच्चों ये कैप समझ रहे हो, मैं सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए लगा रखा है। ये मत बोलना सर फॉर्मूले में तो यहाँ तक देखा मैंने तो किताब में, डायरेक्शन बता रहा हूँ मैं। ये डाइपोल के अलोंग और वो डाइपोल के अपोजिट ऐसे बता रहा हूँ। परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल ऐसा लिखा बेटा। बना बच्चों आपने? बना बच्चों? बेटे जैसे मैंने एक बार करवा दिया, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ सुना हो तो इसलिए मैंने एक बार बता दिया। मेरे लिए इंपॉर्टेंस यहाँ ये है बच्चों, एक्सियल लाइन पे अलोंग डाइपोल डायरेक्शन है, वो इक्वेटोरियल पे डाइपोल डायरेक्शन से अपोजिट में आपका आंसर आया। एक बात और बच्चों ये समझ में आया, एक्सियल पे 2 टाइम्स है बस। मैं एक जनरलाइज, ये इतने फॉर्मूले याद नहीं करने बेटा, एक कंबाइंड कहानी बन जाएगी। अभी मैं एक रैंडम पॉइंट पे, जनरलाइज पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूंगा, अब थीटा की वैल्यू चेंज करते रहोगे, अपने आप अपना आंसर चेंज होता रहेगा। सही है क्या? ऐसे एक बार बता दिया बस। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जनरल पॉइंट, देखो बच्चों कैसा,
ये आपका माइनस, बच्चों यहाँ लिखा मैंने माइनस क्यू, यहाँ लिखा प्लस क्यू, सेपरेशन आपकी 2a, और ये आपकी डायरेक्शन आ गई डाइपोल की। उसने ऐसा बोला बच्चों कि यहाँ पे कहीं P पॉइंट है, यहाँ पे कहीं P पॉइंट है, उस P पॉइंट के ऊपर आप बताओ। तो बच्चा बोलता सर P पॉइंट, आप सीधी लाइन खींच लो ऐसा ही बन जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं। हमने हमेशा कहाँ से डायरेक्शन देखी बेटा, बीच में से देखी है। सर मिड पॉइंट से इसको ऐसे ज्वाइन करो, ये एंगल थीटा ऐसा दिया हुआ है कि P पॉइंट जो है डाइपोल से थीटा एंगल पे, तो डाइपोल से सॉरी बच्चा सही बोल सकता है सर ऐसी लाइन बना लो ना, ऐसा नहीं है। डाइपोल से डायरेक्शन बोले मुझे बीच में से देखना पड़े, सीधी बात है। तो बच्चा अब देखो सर अपने पास ये ऐसा डाइपोल मोमेंट है P, ये थीटा, तो एक काम करो इसको ब्रेक कर लो सर, एक यहाँ चला जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों आपके पास, सर ये डाइपोल मोमेंट है तो ऐसा बना देता हूं मैं यहाँ पे P, इसको ये पॉइंट मान लेते भाई, P कोस थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा P साइन थीटा। बस अब ए पॉइंट के ऊपर, जनरलाइज पॉइंट के ऊपर मुझे बनाना, देखो कितनी सरलता से काम करता हूं। अब सर ये पॉइंट है, इसको अलग से यहाँ ए पॉइंट का बना लिया। ए पॉइंट के ऊपर बच्चों एक डाइपोल की डायरेक्शन क्या है सर, ऐसी है P कोस थीटा। यदि आप P कोस थीटा के लिए बोलते तो ये ए पॉइंट कैसा बच्चों, जैसे एक्सियल पॉइंट था। P कोस थीटा कैसा बच्चों, जैसे एक्सियल पॉइंट था। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आता था, 2p d², और आपके पास डायरेक्शन लिखने की जरूरत भी नहीं बच्चों, सिंपल ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। लेकिन आपका थीटा है कोस में, तो आपने लिख दिया सिंपल कोस थीटा, सही है क्या बच्चों। हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल आता था 2 × kp डिवाइड बाई d³, लेकिन p की जगह क्या बेटा P कोस थीटा, मैंने P कोस थीटा पुट किया है। दोबारा देखो सर, दूसरा आपको कैसा दिखाई दे रहा है सर, ये आपका इस पे ए पॉइंट के लिए ऐसा आपके पास अब डाइपोल है सर, इसके अपोजिट कैसी डायरेक्शन बनी बेटा, यहाँ इसके अपोजिट कैसी डायरेक्शन बनी बच्चों, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता था सर, k × p डिवाइड बाई d³, लेकिन बच्चों p की बजाय अब कहाँ है P साइन थीटा, सही है क्या बेटे। ये अपने पास आ जाएगा पैरेलल कंपोनेंट है, और ये कैसा कंपोनेंट है बच्चों, आपके पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। बस सर दो आपके पास वेक्टर हैं, दोनों का आपको नेट बनाना, तो कैसे बनाते थे सर, 2kp, या चलो कॉमन ले लेते हैं, kp डिवाइड बाई d³ बाहर ले लो बच्चों, सर ये आ जाएगा 2 कोस थीटा स्क्वायर में, और प्लस में साइन थीटा स्क्वायर, और अच्छे सोल्व किया तो 2kp d³ अंडर द रूट, बच्चों क्या होगा 4 कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर, तो एक साइन स्क्वायर और एक कोस स्क्वायर हो गया 1, और बच गया 3 कोस स्क्वायर थीटा। बच्चों यदि कभी भी ध्यान देने की जरूरत पड़े ना, याद करने की, तो आप इसी को करना, क्योंकि आप थीटा की वैल्यू बच्चों 0 पुट करो, थीटा की वैल्यू 0 पुट करो, कैसा हो जाएगा ये पॉइंट एक्सियल पे, एक्सियल पे आएगा कितना हो जाएगा बेटा kp² डिवाइड बाई d³, और ये 4 है तो मतलब 2, वही बन रहा सॉरी बच्चों एक बार और देखो बेटे, नेट रिजल्टेंट देखो। अब एक ऐसा आपका 2 टाइम्स है, और एक ऐसा बच्चों आपके पास ये आपका 2 टाइम्स, और ये आपका वेक्टर जो है सिंपल kp ऐसा कुछ है। रिजल्टेंट कहाँ था बच्चों, यदि ये 10 है और ये 10, तो बिल्कुल बीच में एंगल बाइसेक्टर। बच्चों यदि ये 10 और ये 20 है, तो वेक्टर कैसा बनेगा सर, 20 के पास आएगा। बच्चों 2 टाइम्स है, तो मेरे ख्याल से रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इसके पास। मैंने बना दिया अल्फा एंगल, बोला डायरेक्शन बताओ, तो 10 अल्फा क्या होता था सर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई पैरेलल, सोल्व कर दिया, आंसर आ गया 1/2 10 थीटा। इसकी मेरी कोई बहुत इंपॉर्टेंस है भी नहीं, मुझे सिर्फ यहां से देखना, वरना वहां भी वैल्यू पुट करो तब भी डायरेक्शन आएगी बेटा अपना, आप वहां भी वैल्यू पुट करो तब भी डायरेक्शन आ जाएगी, कहां बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन आपने कहा क्या फर्क पड़ता है, यहां से जनरलाइज पॉइंट वाला बन गया, इसका आपका सारा काम बन जाएगा। बना देखो शाबाश। अरे मैग्नेटिक मूवमेंट जब कराऊंगा सीधा लिखूंगा बेटा, फिर ये जनरलाइज पॉइंट वाला वो जरूरत नहीं है, तो ऐसे आपको बता रहा हूँ बस, ठीक है। वो ए पॉइंट मैंने मान लिया कि डाइपोल मूवमेंट का उन्हें पी माना हुआ, इसलिए उसको ए लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। बोल बेटा बोल, डी लिखाओ, डी दूरी, मिड पॉइंट से दूरी डी लिया था हमने दोनों ही केस में, इसका भी पी पॉइंट से मिड पॉइंट से डी दूरी। सवाल नीट में इस पे 2 ही आए हैं आज तक। एक सीधा पूछा था कि फ्लक्स एसोसिएटेड विद डाइपोल बताओ। डाइपोल का नेट चार्ज क्या है बेटा, डाइपोल का नेट चार्ज क्या है 0, फ्लक्स क्या आएगी, और यही तो था चार्ज एनक्लोज वाली, ये सिंपल आंसर 0। एक बार थीटा दिया, टॉर्क पूछी थी, वो सिंपल था। अरे बहुत आसान सवाल बनते हैं यार, ये तो ऐसे ही है, चलो करना पड़ा, टॉपिक है इसलिए करा रहा हूँ। पीएमटी के लिए मैं सिर्फ आपको पहले थ्योरी मार्क कराई है, जो आपका नेट वाला टॉर्क या फोर्स देखना था। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स 0, टॉर्क नॉन 0, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में दोनों ही नॉन 0, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट था बस। देखो टॉर्क ड्यू टू ए डाइपोल, थ्योरी की 2-4 लाइन और आएंगे, वो फिर इंपॉर्टेंट मैं लास्ट में लिखाऊंगा जब इस डाइपोल को पूरा करूंगा, है ना, वहीं डबल स्टार पीएमटी मार्क करेंगे। अभी कुछ नहीं किया मैंने ऐसा। टॉर्क ड्यू टू ए डाइपोल, डाइपोल के टॉर्क, मतलब आपको याद है टॉर्क कैसे निकालते थे सर, फोर्स
और फोर्स की लाइन आप बना लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से गुणा कर लो, ऐसे टॉर्क बनती थी। ऐसे कुछ यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे डाइपोल है बेटा अपने पास, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों आपके पास ऐसा एक ये माइनस क्यू और ये आपका प्लस क्यू है। तो बच्चों आपको बोल दिया बेटे फोर्स मान लो सर ये क्या हो जाएगी क्यू ई इस डायरेक्शन में, यहाँ क्या हो जाए बेटा माइनस क्यू ई है तो अपोजिट डायरेक्शन में। टोटल दूरी ये क्या थी 2a। यदि बच्चों मैं बोलता हूँ डाइपोल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल बनता थीटा। एंगल किससे बनाया है मैंने, ये लाइन से नहीं बनाया है, डाइपोल की डायरेक्शन से माइनस से प्लस, ऐसे डाइपोल की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल है थीटा। बच्चों यदि एंगल थीटा तो क्या बन जाएगा सर, ये आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, ये 2a है तो थीटा तो 2a कोस थीटा, और ये क्या आ जाएगा बेटा 2a साइन थीटा। तो टॉर्क सीधा लिख सकता हूं मैं सर फोर्स इनटू 2a साइन थीटा। और अच्छे से बनाते हैं, और अच्छे से बना बच्चों, q इंटू 2a क्या आ जाएगा pe साइन थीटा। बच्चों ऐसा लिखा जा सकता है p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर, सही है क्या। और थीटा बच्चों यहाँ क्या है, थीटा जो है बच्चों एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है क्या। ऐसे मत बोल देना सर एक लाइन से एंगल है, और डाइपोल यदि उल्टा में कर देते हैं यहाँ माइनस यहाँ पर तो कुछ अलग कहानी होती, क्योंकि डाइपोल की डायरेक्शन ऐसी है इसलिए मैं थीटा बोल रहा हूँ। बना फटाक से, छोटी सी चीज है। थीटा 0 90 180 आप समझ जाओगे। जब थीटा बच्चों आपका चाहे 0 हो चाहे थीटा बच्चों आपका 180 हो तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। और यदि बच्चों थीटा आपका है 90 तो टॉर्क क्या आ जाएगी P इंटू ई। कोई बहुत महत्व है नहीं, बस ऐसे ही बता रहा हूँ, सिंपल फॉर्मूला में बता रहा हूँ, P साइन थीटा जो वहां से ऐसे ही लिखा है, बस जो इंपॉर्टेंट आएगा वो आपको अलग से मार्क कराऊंगा। 2a साइन थीटा, 2a का कंपोनेंट है बेटा साइन थीटा, तो 2a साइन थीटा बन जाएगा। बना बच्चा आपने दो एक लाइन आपको याद है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मतलब स्टेबल, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मतलब अनस्टेबल। फोर्स जब भी 0 होगी तो बेटा इक्विलिब्रियम है, ये नहीं पता स्टेबल है कि अनस्टेबल, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी देखना पड़ता है। हाँ लेकिन नेट फोर्स 0 तो बच्चों पक्का आपका इक्विलिब्रियम तो है। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए कैसे देखूँ मैं, पोटेंशियल एनर्जी से। पोटेंशियल एनर्जी याद होगा बच्चों, एक्सटर्नल का वर्क है तो डेल्टा यू के बराबर होता है, और यदि कंजर्वेटिव का फोर्स का वर्क है तो माइनस डेल्टा यू था, याद है क्या। एक दो लाइन लिखो बच्चों पहले, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल it is amount of work done by external agent, it is amount of work done by external agent, अंडरलाइन करो बेटा एक्सटर्नल एजेंट को, it is amount of work done by external agent to change orientation of dipole, to change orientation of dipole from theta 1 to theta 2। एक्सटर्नल एजेंट ने पकड़ के क्या किया बच्चों, थीटा 1 पे पहले डाइपोल रखा था, उसको चेंज करके थीटा 2 पे ले आया। कितना काम करना पड़ा वही डेल्टा यू है। यदि मैं बोलता इलेक्ट्रिक फील्ड ने काम किया तो मैं माइनस डेल्टा यू बोलता। देखो बच्चों एक बार वर्क होता बेटा एफ डॉट डी एस, यदि अपने पास घुमाने वाली कहानी तो एफ को टॉर्क से रिप्लेस कर दिया और एस को थीटा से। टॉर्क की वैल्यू अभी आई थी बच्चों अपने पास पी ई साइन थीटा, और ये डी थीटा बच्चों पीई को ऐसे ही बाहर किया। साइन थीटा इंटीग्रेशन क्या होता बोलना, साइन थीटा इंटीग्रेशन बोलो माइनस कोस थीटा, है ना, थीटा नहीं कोस थीटा नहीं होता बेटा बच्चों, रिप्लेस करेंगे तो माइनस पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। बच्चों जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी बनानी पड़ती है तो कोई रेफरेंस आपको लेना पड़ता है। जैसे बच्चों हम सिंपल के लिए इनफाइनाइट पे आर की वैल्यू इनफाइनाइट मान के पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते थे, ऐसे ही बच्चों यहां आपको मानना पड़ेगा सर थीटा 1 आप मान लो 0 डिग्री था, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी 0 डिग्री थी। कारण भी पता चला क्यों, और आपने क्या किया 0 से थीटा पे लेके गए, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे डाइपोल रखा, इसको आपने 30 डिग्री घुमा दिया, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो बच्चों यू की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा सर माइनस पी ई कोस थीटा, और वी कैन राइट एज माइनस पी डॉट ई। बच्चों बच्चे सुनते रहना, इसका मैं इंपोर्टेंस बनाऊंगा बच्चों, इससे अलग अलग टाइप से पता चलता है। कैसा बच्चों डाइपोल मैंने सारा आपने कैसा लिया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स हमेशा 0 है, फोर्स हमेशा ही 0 है। अलग अलग संभावनाएं हैं। यदि आप बोलते हो थीटा है बच्चों 0 डिग्री तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई बेटा माइनस पीई। यदि आप बोलते हो बेटा थीटा है 90 डिग्री तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी 0, और यदि आप बोलते हो थीटा 180 डिग्री तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी P
पीई। बच्चों ये पोटेंशियल एनर्जी कैसी है बेटा? मैक्सिमम। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। ये क्या बच्चों? मिनिमम। बच्चों जहां मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वही कैसा? इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। ये कैसा इक्विलिब्रियम है बेटा? स्टेबल। ये कैसा? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैसा? अनस्टेबल। बच्चों आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि पहले आपका डाइपोल 0 डिग्री पे था तो आपने 30 डिग्री तक रोटेट किया, तो आप पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो सिंपल फॉर्मूला माइनस पी डॉट ई है, कोस थीटा वैल्यू पुट कर दोगे। बच्चों यदि IIT होता तो मैं आपको इस फॉर्म में याद करवाता कि θ1 से θ2 रोटेट किया था, ये वाला याद करो। लेकिन PMT बच्चों रेफरेंस 0 पे मान के ही सोल्व किया जाता है। अच्छा सवाल कभी कैसे बनेगा? 30 डिग्री से 60 डिग्री पे ले गए तो बताओ डेल्टा यू क्या है? तो कोई नहीं इसमें पुट हो जाता। ध्यान नहीं देना, मैं इस पे काम आया, ये मेरा इंपॉर्टेंट। अब तो मैं क्या बोलता हूं बच्चों, चाहे θ 0 डिग्री हो, चाहे 90 हो, चाहे 180, चाहे 10 डिग्री हो, चाहे 20 डिग्री, चाहे 27 डिग्री, कुछ भी हो, क्या नेट फोर्स हमेशा 0? बिल्कुल हमेशा 0। मैंने बोला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट फोर्स तो 0। तो हर पॉइंट पे, हर एंगल पे डाइपोल जो है इक्विलिब्रियम पे। एक बात सर, कैसा इक्विलिब्रियम है? जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है θ 0 सर, वहां पे स्टेबल है। और जहां पे बच्चों θ की वैल्यू 180 डिग्री, वहां कैसा है? अनस्टेबल। सही है क्या? बनाओ शाबाश। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क हमने निकाला बच्चों, आपको लिखवा के अंडरलाइन मैंने किया, इसलिए मैंने डेल्टा यू के बराबर किया। ये मत मान लेना सर यू पोटेंशियल एनर्जी, उसको पीई मैंने पोटेंशियल एनर्जी ये दो है, वेक्टर लगा दिया, नहीं है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और ये थीटा किसके बीच में ले रहा बेटा? डायरेक्शन ऑफ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल ऐसा टॉपिक है, चाहे मैं 2 दिन पढ़ा देता, अपने काम में काम करा दिया। मैं डबल स्टार PMT इसकी महत्वपूर्ण चीजें नीचे लिखवाता हूं जो हमने PMT के लिए देखना। बना बच्चों आपने। अब जो बना रहा हूं मैंने कंबाइंड ये चीज पढ़ाई, वही आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल में सीरियस से समझा रहा हूं, उसके ऊपर मैं डबल स्टार PMT लगा रहा हूं। और जब भी रिवीजन का तो पूरा नहीं पढ़ना है, काम की चीजें मैं एक साथ लिखवा देता हूं छोटी सी जगह में, वही आपको बार में पढ़ना है। और उसमें फ्लक्स वाला पॉइंट में मैं लिखवा दूं, नेट फ्लक्स एसोसिएटेड 0 होता। क्यों? क्योंकि नेट चार्ज 0 है। यहाँ देखो एक बार साथ साथ, अब आपका रिवीजन हो जाएगा। अब जो आपको पढ़ा बच्चों वो यहाँ आप अच्छे से देखो, ये आपको चीजें पता होनी चाहिए बेटा। इसको डबल स्टार PMT भी मार्क कर लेना। काम की चीजें बच्चों सारी इसके साथ आ गई, इसके बाहर कुछ नहीं है। डाइपोल कैसा होता है सर? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है सर। इसके अंदर नेट फ्लक्स एसोसिएटेड जो है 0 आएगी। ये PMT में पूछा भी जा चुका है। बच्चा आपने यहाँ 3 चीजें पढ़ी है बेटा। एक आपने पढ़ी, अब यहाँ देखो बेटा, 1 सेकंड में फिर बना लेना। एक आपने पढ़ा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आपने, एक हमने पढ़ा बच्चों यहाँ टॉर्क बेटा, और एक आपने यहाँ पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी। देखो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा पढ़ा बच्चों। यहाँ पे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट डायरेक्ट आपका वैल्यू आई क्या आ गई थी? KP डिवाइड बाई DQ अंडर द रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। सर 2 संभावनाएं अलग अलग पड़ी। यदि एक्सियल लाइन पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आंसर आया था वो 2KP डिवाइड बाई D³ था। डायरेक्शन भी सेम इसी वाली थी। यदि इक्वेटोरियल लाइन पे आता तो क्या आया था बच्चों आपके पास? KP डिवाइड बाई D³ और माइनस P। सही है क्या? टॉर्क का सिंपल है कि फॉर्मूला सर P क्रॉस E आप कर दो, या आ जाएगा PE sin थीटा। सर टॉर्क कब 0 होगी? टॉर्क की वैल्यू कब 0? जब थीटा चाहे 0 चाहे 180 हो, टॉर्क क्या आ जाएगा बेटा? 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू जी बच्चों आपकी 90 डिग्री हो तो टॉर्क की आंसर क्या आ जाएगा? P × E। बच्चों यहाँ फिर आपका PMT के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस P डॉट E है बेटा, यह लिखा जाए तो माइनस PE cos थीटा। बच्चों 3 ऑप्शन यहाँ बन जाते हैं अलग से। यदि आपके थीटा की वैल्यू बच्चों 0 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE है, जो कि मिनिमम है। मिनिमम का मतलब होता है बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम। सही है क्या? यदि थीटा बच्चों 90 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और यदि बच्चों थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो U की वैल्यू आ जाएगी P × E, जो कि मैक्सिमम है बच्चों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सही है क्या? ये सारी कहानी मैंने आपको पूरा अब तक पढ़ाई है। इसके अंदर आपको इस फॉर्म में बस ध्यान देना, इसके अलावा डाइपोल कुछ खास लेना देना है नहीं बच्चों। तीनों ही कंडीशन में, चाहे कोई भी कंडीशन थी, इनमें हमेशा ही डाइपोल के लिए F0 हमेशा 0 है। हर पॉइंट पे ही इक्विलिब्रियम है। आपसे ये पूछा स्टेबल कब है, अनस्टेबल कब है, वो नीचे कंडीशन है। हर पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स 0 बच्चों। सही है क्या? बस आपको इतना PMT के दोबारा देखना रिवीजन में, और कुछ नहीं देखना आपको डाइपोल का। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिवीजन करने बैठोगे ना, तो फोर्स देखा, फील्ड पे जहां ध्यान दिया, फील्ड और पोटेंशियल सेल या कंडक्टिंग स्फीयर की एक साथ पढ़ना। समझे क्या? सेम बच्चों सॉलिड स्फीयर की उसकी एक साथ पढ़ना, ग्राफ ध्यान देना, ग्रेविटेशन भी देख लेना। इसके बाद आपको फील्ड पे ज्यादा ध्यान देना, कहां पे? जो आपको लाइन वाला दिया था, रिंग वाला बता रहा, K लैम्डा वाला, 2K लैम्डा ऐसा वाला, K लैम्डा बाई D sin θ1। समझा था डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, तो इससे दूर भी और इससे दूर भी, नेगेटिव चार्ज इसके पास भी और इसके पास भी, ऐसे डायरेक्शन बनती थी। याद है क्या?
रिंग में ऐसे ही एंगल बाइसेक्टर पकड़ लो, एंगल बाइसेक्टर से पॉजिटिव है तो दूर, नेगेटिव है तो उसके अंदर, बस बात समझे क्या? इसको ऐसे क्लासीफाई करके पढ़ना बेटा, वरना ये चैप्टर और काइनेमेटिक्स ऐसे चैप्टर कितना ही पढ़ लो, आपको लगता है सर पता नहीं कब खत्म होगा ये, तो सवाल कैसे लगेंगे पता नहीं, तब टुकड़ों में तोड़ के करोगे तो आसान है। ऐसे तो बच्चों में एक बार एक लाइन आपको बोल चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप चलोगे तो पोटेंशियल चेंज जीरो होता है। ऐसा भी कुछ आया था, डेल्टा वी माइनस ई डॉट डी आर, या ई डॉट डी कर दिया था। यदि डिस्प्लेसमेंट आपकी परपेंडिकुलर है ई से तो डेल्टा वी आपका जीरो था, कोई चेंज नहीं होता था पोटेंशियल में। उसको एक टॉपिक की फॉर्म में मैं बना के पढ़ा देता हूँ बच्चों। डबल स्टार पीएमटी पे ध्यान देना, तुम लोग यही हो, जी रहे हो, मैं भी जीऊंगा अभी अगस्त सितंबर तक, कम से कम 30-35 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मैच कराऊंगा इसमें से, जब आपको डबल स्टार पीएमटी मार्क करवा रहा हूँ। कम नंबर बोलता हूँ, ज़्यादा आएंगे, मतलब टारगेट ही होगा मेरा 38-40 आएंगे, देखना आप। इसका एक फायदा होता है बेटा, इसको आप ज़्यादा ध्यान से पढ़ते हो। जो मैं बता डबल स्टार पीएमटी बोल रहा हूँ ना, इसके ऊपर आप भी ज़्यादा ध्यान देना, फालतू चीज़ों पर नहीं ध्यान देना। टॉपिक बना बेटा इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ईपीएस बना लेना कैपिटल में बाद में, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ब्रैकेट में ईपीएस ऐसे लिख लो बच्चों। इक्वी पोटेंशियल से मैं बता चुका, पोटेंशियल कब चेंज नहीं होता, जब आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाओगे फील्ड के तो पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। इसकी प्रॉपर्टी भी आएगी बेटा कि हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस देखने का तरीका यही कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। फील्ड आप बनाना सीख गए थे, चाहे प्लस चार्ज हो चाहे माइनस है, चाहे दोनों रखे रहे, कुछ भी था, हमेशा आउटसाइड की डायरेक्शन पॉजिटिव से परपेंडिकुलर, वो लिखवा रखा आपका ऐसा। दोबारा देखो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ब्रैकेट में ईपीएस, इट इज लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स। लोकस है मत डरना, लोकस माने सारे पॉइंट को एक साथ मिलाया हुआ है, वेव फ्रंट में और अच्छे समझ जाओगे। इट इज लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल, इट इज लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल। अगला पॉइंट और बनाओ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड will always be perpendicular, electric field will always be perpendicular to equipotential surface EPS, electric field will always be perpendicular to EPS, equipotential surface। थर्ड पे स्टार बनाओ, एक पे स्टार बनाओ, तीसरे वाले पे। बदले का मैं खुद ही बोल रहा हूं बेटा कि इस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल चेंज नहीं होगी। जब पोटेंशियल चेंज नहीं होगी तो बच्चा वर्क का फॉर्मूला क्या बना सकता है, Q इंटू डेल्टा वी। जब आप खुद ही बोल रहे हैं डेल्टा वी की वैल्यू जीरो तो वर्क क्या आएगा, जीरो। किसी भी चार्ज को यदि आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस में मूव करते हो तो बच्चों वहां वर्क क्या बनेगा, जीरो। लिखते हैं एक बार, वर्क डन, स्टार बना के देखो तीसरे वाला पॉइंट, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, work done in moving a charge on equipotential surface will always be zero, will always be zero। बच्चों मैंने कुछ एग्जाम्पल यहां बनाए हैं जिनका इलेक्ट्रिक फील्ड आप पहले से जानते हो। जैसे बच्चों ऐसा एक मैंने सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बनाया था बच्चों, हमेशा आउटसाइड था। एक बेटा मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इस टाइप से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा था। EFL जब आपको पढ़ाया था, एक लाइन चार्ज है बच्चों उसका ऐसा बनेगा। इनके लिए आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाने की तरीका आप ऐसा देख लो सर, जहां पे ऐसी सरफेस हो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सेम रहे। देखो कैसा, देखो बच्चों जैसे ये सरफेस है तो ये V1 पोटेंशियल है बच्चों, इस पूरी सरफेस की V1 है। एक सरफेस और बना दो, इस पूरी सरफेस की V2 है। बेटे आप V सुनते रहे ना बात को अच्छे से यार, यदि मैं बोलता बेटे यहाँ A पॉइंट और यहाँ B पॉइंट है, एक ही इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे आप चले तो वर्क जीरो है। यदि मैं बोलता बेटा ए से और सी पे आ जाओ फिर वर्क जीरो है क्या, नहीं, क्यों, डेल्टा वी है ना, हाँ है, डेल्टा वी है तो फिर वर्क होगा। एक ही इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे चलोगे, जैसे पूरी पोटेंशियल V1 तो इस सरफेस का नाम EPS है, पूरा V2 इसका, तो इसके ऊपर चलो तो वर्क जीरो बेटा। आप देख भी लो बच्चा, हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, परपेंडिकुलर, हर पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ देखो मैं कैसे बनाता सर, परपेंडिकुलर बनाने की कोशिश करो, इस टाइप से कुछ बनने लग जाता बच्चों, ये यहाँ से दूर यहाँ कम, तभी आपका पॉसिबल हो पाता है ये आपका कैसा बन पाए, परपेंडिकुलर। सेम यहाँ भी बच्चों, यहाँ बच्चों आपका दूर जाता है और यहाँ पास, इस टाइप से आपका बनता है। अपने को सिर्फ ये ध्यान देना इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ मुझे बनानी है सरफेस, कैसे बनाता सर, इस टाइप से कुछ सरफेस बनती है। अब देख लो बेटा, किसी फील्ड लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर, पूरी सरफेस का V1,
दूसरा बड़ा सिलेंडर, पूरी सरफेस का V2। और बात समझ में आई क्या? हमें देखना क्या है, पहचानने का एक ही तरीका, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना आता, बिल्कुल आसान, हम जानते हैं। यदि आप वो जानते हो तो उसके परपेंडिकुलर जो सरफेस होगी उसको क्या बोला जाएगा बच्चों? EPS। उसका वर्क क्या होगा? उसके ऊपर मूव करने का 0। बना लो सब, एक तो डायग्राम बना लो। सेम चीजें वेव फ्रंट में रिपीट करें, वहां आपको लोग को समझाऊंगा मैं क्या बोला है। आज का समझने का सबसे अच्छा टॉपिक कंडक्टर, उसके अच्छे समझना। उसको कंडक्टर में 1 2 3 4 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट में चलता रहेगा, जो भी क्वेश्चन बनेगा उन पॉइंट के अंदर ही आपका बनता रहेगा। जैसे 1 और 2 में कोई क्वेश्चन नहीं, 3 में क्वेश्चन बन जाएगा, 4 में क्वेश्चन नहीं, 5 में और 6 में फिर बनेगा। इंपॉर्टेंट सवाल जो इलेक्ट्रो के आपको डराते हैं वो वाले सवाल यहाँ बनते हैं। उसको बच्चों को मैं ऐसी कोशिश करूंगा, एक लाइन पकड़ी आंसर आ गया, एक लाइन हमने अच्छे सीखी, एक आंसर आ गया बस। और वैसे क्वेश्चन जो हमें नहीं आएंगे उसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना। टॉपिक है बेटे कंडक्टर। बच्चों कंडक्टर के ब्रैकेट में स्पेशली आप लिख लो, स्पेशली थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट। बच्चों यदि एडवांस का पेपर तो सवाल यहीं से न्यूमेरिकल बनता है, लेकिन नीट में सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर भी आपको 3 टाइप के सवाल बनाएंगे, कोशिश ऐसी रखेंगे बेटा, एक लाइन पकड़ी एक टाइप का सवाल, 2 लाइन में दूसरे, और ऐसा एक लाइन में पकड़ के सवाल करें। वो आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट बच्चों PMT में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता, बढ़िया चीज है। एक लाइन आप पहले जानते हो, पहले मैंने ऐसे ही बोली थी, चार्ज ऊपर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अब कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था, सर यदि मैं स्फीयर हूं बेटा, मेरे ऊपर क्या चार्ज क्यों रखा हुआ है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, हमने ऐसा पढ़ा है। कुछ अलग कहानी बता रहा हूं मैं। अब मैं ऐसे पॉइंट नंबर 1 बताता हूं, सुनता बेटा, बाद में लिखाऊंगा अच्छे से। यहां बच्चों प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज की बेटा फील्ड लाइन कैसी जाएंगी सर? लो ऐसी बाहर, लो ऐसी बाहर, ऐसी बाहर आपकी फील्ड लाइन जाएंगे, हमने अभी बनाया थोड़ी देर पहले ही। तो ये ऐसे बोलता बच्चों कि यदि यहां एक कंडक्टर रखा हुआ है, एक कंडक्टर यहां ऐसा रखा हुआ, ये स्फीयर है, कंडक्टर है बच्चों ये, तो इसके अंदर से फील्ड लाइन जाएंगी नहीं जाएंगी, क्यों नहीं जाएंगी, क्या होगा ऐसा? कंडक्टर चार्ज छोड़ दो, कंडक्टर चार्ज होता भी तो क्या फर्क पड़ जाता, मैं जानता हूं चार्ज के कारण तो अंदर 0 ही होता कंडक्टर का। मैं बोल रहा साइड में कोई चार्ज रखा है, एक्सटर्नल चार्ज है, उस एक्सटर्नल चार्ज के कारण कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है कि नहीं आ सकता? सीधा आंसर पहले बच्चों नहीं आएगा। फील्ड लाइन अंदर कभी बन ही नहीं सकती है, रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन मैंने कर रखा है। तो क्यों नहीं बन सकती उसकी बात मैं समझा रहा हूं बच्चों। देखो कैसा, या और डेंजरस तरीके से पूछता, आपसे पता क्या पूछता, आप ये चार्ज रखा हुआ है, इससे कारण यहाँ कोई ना कोई चार्ज इंड्यूस होगा, हाँ होगा, उस इंड्यूस चार्ज के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बता दो। इस टाइप का सवाल खतरनाक बनने लग जाता है। देखो बच्चों क्या होगा, सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, अभी लिखना नहीं कुछ भी, फ्री इलेक्ट्रॉन है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को Q इंटू ई इस डायरेक्शन में आगे लगेगा, नेगेटिव चार्ज में Q इंटू इस डायरेक्शन में लगेगा। तो बच्चों नेगेटिव चार्ज इस साइड ऐसा इकट्ठा होने लग जाएगा, और बच्चों पॉजिटिव चार्ज जो होगा बेटा इस सरफेस पे आने लग जाएगा। सर सरफेस से बाहर नहीं कूद जाएगा, नहीं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उनके ऊपर ऐसा लगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव चार्ज को यहां ले गया और नेगेटिव को यहां ले आया। सही है क्या? अच्छा बच्चों मान लो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था इसकी वैल्यू 10 है, जिसके अंदर से लाइन गई, लाइन जाने का मतलब फ्लक्स होता है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता, मान लो 10 है। लेकिन देखो बेटा अच्छे से देखें, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, इसके अंदर भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका नाम रख दिया बेटा मैंने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों जब भी कोई एक्सटर्नल चार्ज साइड में रखा होता है तो बच्चों कंडक्टर ऐसे चार्ज को इंड्यूस करता है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण आता ना सेम इंड्यूस भी हो जाएगा, जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना बेटा इतना ही इंड्यूस्ड हो जाता है। इसका मतलब क्या आ जाएगा सर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। आप इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन कभी भी कंडक्टर में बनाना भी मत, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन नहीं बनेगी, सिर्फ सरफेस से शुरू होती है और परपेंडिकुलर सरफेस से बाहर जाएंगी। सही है क्या? दोबारा बता रहा बच्चों, सर क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा? अच्छे से बच्चों हाँ, जाना भी होता ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, पॉजिटिव चार्ज को एक तरफ बना देगा, नेगेटिव को एक तरफ, उस पॉजिटिव और नेगेटिव अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इंड्यूस हो जाएगा, और ऐसा इंड्यूस हो जाएगा जो एक्सटर्नल को बैलेंस करेगा, तो नेट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? 0। बच्चों 12th वाले पोर्शन में एक दिक्कत रहती है, आपसे ऐसे सवाल पूछता है, अच्छा सवाल जब भी थ्योरी का बनता है लिखा हुआ जस्ट क्लोजिंग द स्विच या जस्ट t इज इक्वल टू 0 पे बताओ क्या है, या आफ्टर सम टाइम बताओ क्या है, ऐसे सवाल बनते बहुत बार। तो बच्चों अब अच्छे से दिमाग लगाना, यदि मैं बोलता हूं सिर्फ एकदम चार्ज रखा तो क्या कंडक्टर के अंदर फील्ड जा सकता है? सिर्फ चार्ज आपने रखा उसी टाइम बताओ, तो मैं क्या बोलता, देखो बेटा इसका तो फील्ड कांस्टेंट फिक्स है k/r²। सर इसका फील्ड तो कांस्टेंट फिक्स है, जो भी होगा चलता रहेगा डिस्टेंस के हिसाब से। लेकिन मान लो इसकी वैल्यू यहाँ 10 है, लेकिन क्या चार्ज एकदम इंड्यूस होगा? लगता ही इंड्यूस नहीं। तो कुछ समय क्या होगा बच्चे, ये आपका ऐसा फील्ड 10 लगा हुआ है, कुछ चार्ज यहाँ अरेंज, कुछ यहाँ 1 लग गया सर, 9 रह गया। फिर आपका कंटिन्यू चार्ज बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बेटा रीअरेंज करता रहो,
इंड्यूस सर 2 3 4 कभी न कभी 10 और 10 बैलेंस, फिर कोई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज नहीं बैलेंस करने वाला। यदि आपने को सीधा पूछता तो मैं बताऊंगा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ये कंसेप्ट होता बच्चों शील्डिंग का, ये कंसेप्ट होता बच्चों शील्डिंग का। सुना आपने कभी कि कभी बारिश हो रही है तो कार में आप बैठ जाना, कार में आपके ऊपर बिजली नहीं गिरेगी। क्यों? सर अंदर वाला पोर्शन सील्ड हो जाता। क्यों? उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ सकता है। क्या आ नहीं सकता? नहीं, आने को तो आ जाता, क्योंकि मेटल है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो उसके अपोजिट अपने आप ही इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर लेगा, हमें दिक्कत नहीं आएगी। सही है क्या? कारण इसका शील्डिंग का होता है बच्चों। ये एक कारण और आ जाएगा साथ में। एक दो लाइन ये बात समझ पाए हो आप? फील्ड लाइन अंदर नहीं आई है ना, एक दो लाइन लिखो पहले आप। कंडक्टर का मतलब क्या होता है? देयर आर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, देयर आर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। बच्चों पॉइंट नंबर 1, ये दस ही लाइन लिखवाई मैंने कंडक्टर डेफिनेशन। पॉइंट नंबर 1 लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज विल बी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज विल बी 0। खुद वाले चार्ज की दिक्कत थी नहीं, खुद वाले चार्ज में पहले भी 0 ही था ना। ये डायग्राम में बना बेटा, अरे खुद के चार्ज की दिक्कत थी तो पहले भी 0 था, हम निकाल चुके हैं उसका। लो इसका मोर करेक्ट डायग्राम बनाऊंगा मैं अभी। डेंजरस सवाल पूछना होता ना, तोते उड़ाने वाला सवाल, रैंक डिसाइड करने वाला सवाल ऐसे नहीं पूछता आपसे। वो आपसे पता क्या बोलता? ये चार्ज क्यू है, यहाँ पी पॉइंट है, ये इससे एक्स दूरी पे है। लो ऐसा चार्ज रखा हुआ है, ये स्फीयर से कहीं पी पॉइंट पे एक्स दूरी पे, प्लस माइनस कुछ नहीं दिखा रखा। बोलेगा इस चार्ज का यहाँ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। मैं पता क्या करता? इंड्यूस का फॉर्मूला मैं नहीं जानता हूं। क्या इस पॉइंट चार्ज का यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो क्या? के क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, वही आंसर है सर। तो समझे क्या? जितना एक्सटर्नल फील्ड इतना ही क्या है? इंड्यूस्ड। ये ऐसे काम आता है, ये उल्टा। और डायग्राम वाला सवाल तो पूछ ही लेगा, जो तो आपको मैं एक लाइन बनवा ही दूंगा नीचे। जो पीएमटी में आया था वो एक बार आसान था ही। एक लाइन और लिखते हैं बच्चों, जब फील्ड नहीं है तो बेटा वहां इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी नहीं होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होंगे ना। एक लाइन में आपको लिखवाता हूं, देखो बच्चों एक लाइन और। पॉइंट नंबर 2, देयर विल बी नो EFL, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देयर विल बी नो EFL inside a conductor, inside a conductor आगे कंटिन्यू लिखोगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस will always be perpendicular to surface of conductor. Electric field lines will always be perpendicular to conductor. एक बार भी यहां देखो बेटा बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन आया बेटा, बहुत जरूरी है। पॉइंट चार्ज नहीं है, अब कंडक्टर है पूरा, है ना। कंडक्टर माने बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों क्या बोलता है कि सर इनमें से एक, ये पीएमटी पूछा था बच्चों, 1 2 और 3 में से कौन सी फील्ड लाइन सही है? 1 तो वैसे ही गलत है, परपेंडिकुलर ही नहीं है। 2 सरफेस के परपेंडिकुलर लेकिन अंदर है, गलत है। 3 देखा बेटा अंदर सरफेस के अंदर है क्या? नहीं है। परपेंडिकुलर यहां भी परपेंडिकुलर, 2 वाली आपकी 3 वाली सही है, 1 और 2 गलत। सही है क्या? डायग्राम बेस्ड सवाल पूछा था। जैसे मैं करवाता ना बच्चा डर जाता है। बच्चा बोलता सर कैसी बात कर रहे हो, चाहे तो कंडक्टर का पॉजिटिव मान लो, चाहे तो नेगेटिव, चाहे तो दोनों अंदर घुसा दो नेगेटिव, चाहे दोनों बाहर निकाल दो पॉजिटिव। नहीं, इसका नाम कंडक्टर है। कंडक्टर अगर फील्ड लाइन यदि ऐसी है तो यदि फील्ड आपको क्या करेगा, इस डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव आगे लेके जाएगा, फील्ड की डायरेक्शन पर यहाँ नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव में अंदर घुसा और पॉजिटिव में बाहर गया। और ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये कंडक्टर है, बड़ा सा स्फीयर रखा हुआ है, इसमें बहुत सारे प्लस और माइनस है। फील्ड जहां भी लगेगा फील्ड पॉजिटिव को आगे और नेगेटिव को पीछे, इसलिए बच्चों यहाँ आपका इंटर किया और यहाँ आपका एग्जिट किया। सही है क्या? थोड़ा सा और देखो बात को, वो तेरे वाला सवाल आ गया। सवाल ऐसे पूछा कि पॉइंट चार्ज है आपका, देखो बेटा ऐसा सवाल है ना, इसका एग्जाम्पल प्लस क्यू चार्ज है बच्चों और प्लस क्यू चार्ज है और डी डिस्टेंस पर रखा हुआ, फोर्स बोल दिया एफ है। एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये ठीक है, हम जानते हैं, जो हमने पढ़ा है कूलम्स लॉ, वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, जैसे हमने ये बना रखा। थोड़ा चेंज किया उसने, स्फीयर है प्लस क्यू चार्ज है, स्फीयर है प्लस क्यू चार्ज ऐसे, या 2 कंडक्टर हैं प्लस क्यू चार्ज वाले, और फिर आपसे बोलते हैं सेंटर की डिस्टेंस डी है। अब बताओ फोर्स कम होगा कि ज्यादा होगा? सही है, डी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत लार्ज नहीं है,
डी कंसीडरेबल है। तो बच्चों फिर क्या करना पड़ता, अपने इंडक्शन मानना पड़ता। सर ये प्लस और इस साइड ये माइनस करने लग जाएगा। सर सेम टाइप के चार्ज रिपल्सन करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपल्सन, इस साइड पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज बन जाएंगे बेटा, इस साइड पॉजिटिव पॉजिटिव और यहाँ आपका नेगेटिव नेगेटिव। अरे समझे क्या? तो एक्चुअली जब चार्ज आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, सर पहले डी दूरी थी, अब दूरी पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में ज्यादा हो गई, तो दूरी ज्यादा तो फोर्स क्या हो जाती कम। जब पॉइंट चार्ज के बीच में डिस्टेंस डी है तो के क्यू बाई डी स्क्वायर। जब स्फेरिकल हमने चार्ज लिया ना बेटा, तो डिस्टेंस क्या रिपल्सन के कारण सेम चार्ज दूर चला जाता है, दूर जाएगा तो डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो बच्चा फोर्स की वैल्यू स्लाइटली डिक्रीज करती है। बात सही है क्या? यह बनाओ, इसको मैं एक पॉइंट में लिखवा दूंगा, ये बना बच्चा आपने स्टार बनाए लिख रहा हूँ सीधा। बच्चों फिर मैं आपको बोला सेम चार्ज है इसलिए रिपल्सन है, दोबारा सुनो अच्छे से बात को, उसी बात को। यदि बेटा पॉइंट चार्ज होता क्यू और क्यू सेम नेचर, यदि बच्चों होता सेम नेचर में यदि डिस्टेंस है डी, ये आपने रिप्लेस कर दिया बेटा स्फीयर से, सेम नेचर के चार्ज हैं, सेम नेचर के चार्ज, डिस्टेंस आपने डी चेंज नहीं किया है, फोर्स की वैल्यू स्लाइटली डिक्रीज कर जाती है। क्यों कर जाएगी? क्योंकि सेम चार्ज क्यों होंगे बेटा, सेम चार्ज क्या कर देंगे, रिपेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूर चले जाए, दूर आपका इंड्यूस चार्ज हो गया, क्योंकि आपकी डिस्टेंस जो है बच्चों डी डैश वो ज्यादा हो जाएगी, इसलिए आपके पास क्या हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू कम। उल्टा सोचो, यदि पॉइंट चार्ज प्लस और माइनस होता, ये पॉइंट चार्ज प्लस और माइनस होता, पहले फोर्स होती के इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर, तो बाद में फोर्स की वैल्यू घटती की बढ़ती। स्फीयर है और अपोजिट चार्ज है, अपोजिट होता क्या करता बेटा, अट्रैक्ट करता, तो ये पास वाली पे यहाँ पे आपका प्लस और माइनस यहाँ इंड्यूस कर देता, तो डिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई तो फोर्स क्या होता, इंक्रीज। बात सही है क्या? पॉइंट चार्ज से स्फीयर में आप यदि चेंज करते हो तो यदि बच्चा आपका सेम नेचर तो फोर्स डिक्रीज करती है, और यदि अपोजिट नेचर तो फोर्स आपकी इंक्रीज करती है। एक पॉइंट बना के स्टार बना लिख लो। If point charges are replaced by conductors, if point charges are replaced by conductors having same distance between them, force acting between them will change. Force acting between them will change. नीचे पॉइंट बना गए, सेम नेचर, क्योंकि डिस्टेंस जो आपकी बढ़ जाएगी रिपल्सन, तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज। अपोजिट नेचर, क्योंकि डिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, अट्रैक्शन, फोर्स इंक्रीज। ये लिखो नीचे इस पॉइंट पे, सीधा थ्योरी से सवाल बनता है। आता तो ठीक हो गया, नहीं आता तो करते रहो सॉल्व। एनसीईआरटी ना समझ में ना पढ़नी जरूरत नहीं है, सीधी सीधी आप करवा रहे, सारा बढ़िया। तुम कॉपी जो बता जहाँ फोकस कर जाओ वही पढ़ लो, उससे काम बन जाएगा। पूरी भी नहीं पढ़ोगे तो पूरी पढ़ोगे तो पूरे नंबर आएंगे बेटा 100%। पकड़ लेना यहीं की यहीं धर लेना। कुछ बच्चों पढ़ा रखा उनसे पूछना सेम ऐसे कैसे क्वेश्चन उतर के आएंगे डायरेक्ट, आनंद भी बहुत आएगा। लिखवा आता था यार। पॉइंट नंबर 3 बनाओ बेटा, 2 बना दिए ना। पॉइंट नंबर 3 बच्चों आपको पहले मैंने समझाया था, ऐसे ही बोल दिया था कि बेटा प्लस चार्ज दो सरफेस पे चला जाए, कंडक्टर में जो भी चार्ज देते सरफेस पे चला जाता है। उसको थोड़ा सा और लॉजिकल समझा रहा हूं क्यों जाता था वो सरफेस पे, क्यों? तब तो मैंने समझा दिया, सर रिपल्सन होने लग गया, इसे दूर दूर करने के लिए चार्ज ऊपर चला गया। एक बार थ्योरेटिकल समझा, मैं और अच्छे समझा पाऊंगा क्योंकि मैं इंडक्शन हम जानता तो इंडक्शन का यूज कर पाऊंगा। सर पॉजिटिव तो नेगेटिव ऐसा कुछ। देखो बेटा, चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर विल ऑलवेज, charge given to a conductor will always be on outer surface, will always be on a outer surface। बच्चों दोनों ही संभावना समझा रहा हूं। एक संभावना बेटा कैविटी वाला कंडक्टर ले रहा हूं, एक सिंपल कंडक्टर है। ये आपका पूरा ऐसे कंडक्टर है और ये बच्चों बीच में कुछ खाली स्पेस है, यहाँ कंडक्टर है। कंडक्टर दिमाग में खाली, दिमाग में हमेशा बिठा रहा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो मूव कर सकते हैं। देखो बच्चों कैसा, यदि मैंने कैविटी में बेटा प्लस क्यू चार्ज दिया तो अब तो ये जानते हैं सर प्लस क्यू दे जाएगा तो सरफेस पे कैसे गया वो समझा रहा हूं। प्लस क्यू चार्ज दिया तो बच्चों प्लस क्यू के आसपास यहाँ सारे नेगेटिव चार्ज आने लग जाएंगे। ये अपने आप क्या करेगा, अट्रैक्ट। सर यदि नेगेटिव चार्ज यहां बना ले तो ऊपर क्या डेवलप हो जाएगा, सही है क्या? इसलिए बच्चों आपने चार्ज तो कहां दिया बेटा, कैविटी में क्यों रखा था। कैविटी में क्यों रखा था, इसने आप आसपास नेगेटिव आपने बुला लिया चार्ज, तो ये तो न्यूट्रलाइज हो गया है। लेकिन यहां नेगेटिव आ गया तो ऊपर डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन हो गया, कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। जो आपने प्लस क्यू यहां दिया था वो प्लस क्यू कहां चला जाएगा बच्चों, ऊपर।
सेम कहानी यहाँ प्लस क्यू दोगे बेटा, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन बुलाएगा तो सरफेस के ऊपर चार्ज। यदि नेगेटिव दोगे तो बच्चा अपने पास किसको बुला लेगा, प्रोटॉन को। प्रोटॉन मुंह नहीं करते, आपको इसे लिटरली समझा रहा हूँ। नेगेटिव चार्ज देंगे तो अपोजिट चार्ज को अपने पास बुलाएगा, तो ऊपर डेफिशिएंसी दूसरे वाला चार्ज। जो भी चार्ज आप बच्चों अंदर देते हो कंडक्टर पे कहीं भी आप छोड़ दो, उसी का सेम वैल्यू का सेम नेचुरल चार्ज आउटर सरफेस पे आ जाएगा, अंदर चार्ज अपने आप ही जीरो हो जाता है। सही है क्या? डायग्राम बना लो, कैविटी वाला बनाओ वाला। बच्चों थियोरेटिकल 2 4 5 पॉइंट थे, इसमें 3 टाइप के सवाल बनते हैं बेटा। अर्थिंग का सवाल यहाँ बनता है, बहुत सारी प्लेट रख रखी, चार्ज आपका रिडिस्ट्रीब्यूट करने का सवाल बनता है। या बच्चों एक बार शुरुआत मैंने समझा था, बिल्कुल इंट्रोडक्शन की पहली दूसरी लाइन, एक स्पीयर दोनों को जोड़ दिया, कंडक्शन से चार्ज हमेशा आपका जब रहेगा कंजर्वेशन में रहेगा। तब आपको मैंने बोला था बच्चों आप ऐसे नहीं बोल सकता मैं बराबर बराबर बढ़ जाएगा, पॉइंट लिखवा दो स्टार कि पोटेंशियल बराबर होगा तब तक वो डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। वो यूज करने का टाइम आ गया, मैं वैल्यू निकाल दूंगा कितना कितना चार्ज आप चेंज कर सकते हो। 4 5 और 6 जो भी पॉइंट आप बनेंगे तीनों पे न्यूमेरिकल बनता बेटा। पहला मैं आपको समझा रहा हूँ पॉइंट कौन से वाला, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला। अगला मैं प्लेट के ऊपर कैसे चार्ज को बांटते हैं, और तीसरा मैं बताऊंगा अर्थिंग वाला। तीनों इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनता है। ये आपको नहीं आता, अब अच्छे सीखना है। देखो बेटा इसके ऊपर लिखो आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आप कर लो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। बच्चों आपके पास एक यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है बेटा, इसकी रेडियस है बच्चों R1। बच्चों यहाँ प्लस क्यू चार्ज आपके पास Q2 और रेडियस है बच्चों यहाँ पे R2। कंडक्टर है बेटा। बच्चों हमने क्या किया, इन दोनों को एक तार से कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दिया। क्या बच्चों रेडियस चेंज हो जाएगी? नहीं। क्या रेडियस चेंज होगी? नहीं, लेकिन चार्ज फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा बच्चों? सर ये Q1 और Q2 मान लो, तब तक फ्लो करेगा जब तक इनकी पोटेंशियल समान ना हो जाए। पहले पॉइंट में लिखवा था कि हाँ एक कहानी आप जानते रहे बेटा Q1 प्लस Q2, क्योंकि सर चार्ज कंजर्वेशन हमेशा इसके बराबर रहेगा। ये कहानियां बहुत पहले आपको लिखवाई थी, बिल्कुल इलेक्ट्रो की पहली दूसरी लाइन। फिर ये समझा रहा बच्चा जब इसको जोड़ दोगे ना बेटा, चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करेगा, और जब तक करेगा जब तक इन दोनों की पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ऐसा मैंने आपको बोला था। अब उसको वैल्यू निकाल रहा हूं कितना कितना चार्ज होगा फाइनली। Q1 और Q2 छोटे ही वैल्यू क्या होगी, देखो कैसा। हमने क्या बोला, हाई से लो फ्लो करेगा, तो एक काम करो 1 और 2 की पोटेंशियल बराबर कर लो। वही तुमने बोला पोटेंशियल बराबर है। अब मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला मानता हूं बच्चों, ये KQ1 डिवाइड बाई R1 और ये बच्चों KQ2 डिवाइड बाई R2। सर रेडियस तो चेंज कर दो ना, कंडक्टर सॉलिड कहीं नहीं चेंज होने वाली उसके ना। तो बच्चों आप K से K को कैंसिल कर दो बेटा, क्या बन जाएगा Q1 डिवाइड बाई R1 और Q2 डिवाइड बाई R2। बच्चों ये आप क्या चाहो तो मुझे क्या निकालना बेटा, Q1 और Q2 की वैल्यू निकालनी है। सपोज मुझे Q1 निकालना होता तो Q2 को हटा दो, क्योंकि देखो मेरे पास सवाल में क्या दिया होगा, बड़ा Q1 बड़ा Q2 और R1 और R2 ये दिया होगा। बाद वाला चार्ज निकालना है तो Q1 निकालना, Q2 को आप रिप्लेस कर दो, Q2 यहां से हट जाएगा, Q1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 यहां रिप्लेस करो तो अपने आप आंसर आ जाएगा। सेम कहानी यदि आपको Q2 निकालना तो Q1 को वहां से रिप्लेस कर दो, लेकिन मैं करने की बजाय मैं सीधा कैसे लिखवा, देखो एक बार, सर Q1 लिखना है, सर Q2 लिखना है, Q1 प्लस Q1, Q2 प्लस Q2। अब देखो कैसे लिखेंगे, सर ये Q1 है तो R1 प्लस R2, ये बेटा आपका ऊपर 2 है तो R2 प्लस R। बस एक बात का विशेष ध्यान देना, यहां गलती साइन वाली करता है। बस जब भी आप पोटेंशियल का डिस्कशन किया ना तो पोटेंशियल विद साइन लिखते थे हम, तो यहां क्या बनेगा, चार्जेस जो भी Q1 Q2 बड़े वाले विद साइन, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, अपने आप आ जाएगा आंसर। ये समझ में याद रहे तो बहुत अच्छा, नहीं तो बेटा Q1 और Q2 में एक रिलेशन यहां से बना के पुट करो, दूसरा करो, आंसर आता रहेगा। सही है क्या? बनाओ शाबाश। वो लाइन लिखवा रखी मैंने, लिखवा देता हूं एक बार। चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू, लिखवाऊं क्या, लिखो, लिखना तो, चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल until potential of both conductors will be same, until potential of both conductors will be same। बस बनाओ, अरे मजाक हो जाएगा, कैसा भी कंडक्टर मुझे दे दे, मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब एक के ऊपर 2 कूलम, एक के ऊपर -5, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस और माइनस के साथ वैल्यू पुट कर दो, मुझे बस रेडियस बता दो, दोनों के आंसर आ जाएगा। समझे क्या बात को? दोबारा याद दिला, जैसे फ्लूइड में मैंने स्टैटिक के बाद पंचर पॉइंट बनाए थे ना, उसकी सीधी कहानी वहाँ खत्म। ये ऐसे कंडक्टर बना रहा हूँ आपको, चैप्टर जो शुरुआत किया था यहाँ एंड कर रहा हूँ धीरे धीरे। आप पूरे चैप्टर में कंफ्यूज रहोगे, वरना सर ऐसा बोल दे क्या होगा, आप सीधे सीधे समझ जाना।
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछे, चाहे अर्थिंग कर दे, कुछ भी उनके एक लाइन में आंसर करेंगे। अब मैंने कंसेप्ट ही क्या लगाया, चार्ज जोड़ के सेम आएगा, सही बात है। दूसरा क्या लगाया सर, पोटेंशियल सेम है, बस वो भी सही बात है। कंसेप्ट अब दोनों जानते हो, लेकिन ये सीधा आप बना नहीं पाओगे, इसलिए मैं एक लाइन में लिख दिया है। चार्ज डेंसिटी बच्चों एक अच्छी चीज़ है। अब तक मैंने क्या किया बेटा, स्फीयर लिए, सब पे बराबर प्लस 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 आराम से लिखा है। कई बार हमें क्या बोलता है, चार्ज डेंसिटी देखो बच्चों, आप अपनी मर्जी से बनाना, अब इसकी कॉपी मत करना, इसे समझा रहा हूँ आपको बच्चों। ऐसा कुछ अपने को बना के दे दिया, ऐसा कुछ बना दिया, कुछ भी उठ पटांग सा कंडक्टर है, और मुझे बोलता यहाँ एक काम करो, प्लस प्लस माइनस माइनस जैसा भी चार्ज हो आप बनाओ। तो बच्चों हमें बता देते हम सब ऐसे बनाते हैं प्लस आराम से, ऐसा नहीं होता है। चार्ज डेंसिटी अलग अलग तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा, कहीं ज़्यादा कहीं कम। एक इंपॉर्टेंट लाइन पे आ रहा हूँ मैं धीरे धीरे। आपने कभी सुना होगा शार्प एजिज से चार्ज लीक करता है, लीकेज ऑफ चार्ज सुना आपने? नहीं सुना क्या? गुड। लीकेज ऑफ चार्ज होता है बेटा, जहाँ शार्प एज होगा, जहाँ तीखा कोना होगा, वहाँ से चार्ज लीक आउट हो सकता है। पता नहीं, अरे होता है। स्पार्क देखा कभी तुम लोगों ने? दोबारा देख, चलो सुना एक बार। चार्ज डेंसिटी क्या होती थी सर? सरफेस की बात करेंगे तो Q डिवाइड बाई एरिया। सही बच्चों, मैं ऐसे करता हूँ, Q का एज इट इज लिख लेता हूँ, एरिया सर कुछ भी हो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। सर आपको स्फीयर थोड़ी बोला है, ये तो पता नहीं क्या शेप है बेटा, कुछ भी हो आर स्क्वायर बोलना मेरा मतलब है सिर्फ लेंथ है उसकी है, कहीं ना कहीं स्क्वायर तो आएगा ही। देखो बच्चों, सर आप ऐसा लिख देते हो क्या, सिग्मा 1 सिग्मा 2 Q1 डिवाइड बाई Q2, और ये लिख दिया बच्चों R2 डिवाइड बाई R1 होल स्क्वायर। सही लिखा बेटा, Q1 और Q2 का भी लिखा था मैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बने थे ये। R2 डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर कैंसिल आउट किया तो क्या बन जाएगा बेटा, सिग्मा 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2 R2 डिवाइड बाई R1, या अति महत्वपूर्ण ये बन जाता बच्चों, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अच्छे सुन लेना सर, जिसकी रेडियस ज्यादा है वहां डेंसिटी कम है, जिसकी रेडियस ज्यादा है उसका डेंसिटी कम है। और अच्छे से फिर आपको समझाया, मैंने पहले भी दोबारा बता रहा हूं, जहां भी फ्लैट सरफेस दिखेगी ना बेटा, फ्लैट सरफेस का मतलब होता है बच्चों ज्यादा रेडियस, ज्यादा रेडियस का मतलब होता है बच्चों चार्ज की वैल्यू कम, समझो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी, कम। बच्चों जो फ्लैट हो ना वहां कम कम लिखना है आपको। जहां फ्लैट होगा, जैसे मैं बोलता ना बच्चों, यहां से यहां का बताओ और यहां से यहां का डिस्ट्रीब्यूशन प्लस चार्ज है, मैं बता क्या बोलता, ये प्लस आराम से दूर दूर, लेकिन यहां मैं ऐसे, समझे? कोई मुझे बोलता सर यहां बता दो, ऐसे बनाता मैं, ऐसे प्लस 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 प्लस। क्यों सर? जो जितना ज्यादा फ्लैट उसकी रेडियस ज्यादा, रेडियस ज्यादा है तो सिग्मा कम, सिग्मा कम माने आपका दूर तक कम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। सही है क्या? फ्लैट से याद करना, जो जितना कर्व होगा, देखो बच्चा चले तीखा तीखा कर्व हो, जो ज्यादा जितनी कर्व होगी बेटा, जब कर्व आपकी मोर एकदम घुमा हुआ जब होगा, उसकी रेडियस बच्चों कम होती है। रेडियस कम होती है, इसका मतलब सिग्मा क्या हो गया बच्चों, ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा, प्लस 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 प्लस। इसलिए मैंने ऐसा बनाया बच्चों। फ्लैट सा तो देखो ये फ्लैट है, आराम से खड़ा गया, थोड़ा सा बढ़ा दो, फिर फ्लैट आ गया आराम से, ये फिर कर्व है, फिर बढ़ा दो, फिर आपका आराम से, फिर ये कर्व, बस समझे क्या? फिर ये आपका क्या बेटा, फ्लैट आराम से प्लस। अरे बराबर बराबर प्लस नहीं बढ़ता हो, चार्ज कैसा बढ़ेगा? अरे याद नहीं रहेगा तुम ऐसे, अरे फ्लैट क्या लिख रहा है, तुम भूल जाओगे रेडियस इसकी ज्यादा है कि इसकी, तुम मापने लग जाओगे खाम का कोण बना के। आप ऐसे फ्लैट सरफेस, अर्थ बहुत फ्लैट है, रेडियस बहुत ज्यादा है। सही है क्या? जो आपका फ्लैट है वहां चार्ज कम है, जो आपका तीखा वहां भी चार्ज ज्यादा, वहां से पता चला है। बना बच्चे शाबाश। ये सेप ऐसी कॉपी मारने की जरूरत थी। हाँ, आप कुछ भी बना लेना, बस आपको कर्व दिखानी है ना, ऐसा कुछ भी बना लेना, सर यहाँ कम है और यहाँ ज्यादा, जहाँ और खड़ा तो और ज्यादा, ऐसे। इसका कंक्लूजन है बच्चों, बहुत ज्यादा जहां पर शार्प एजेस होती है वहां बहुत ज्यादा चार्ज डेंसिटी है, जहां बहुत ज्यादा चार्ज डेंसिटी वहां लीक हो सकता है, तो चार्ज लीकेज का कंसेप्ट आता है शार्प एजेस पे। पता नहीं अबे पूरी साल पढ़े हो गए। यहाँ से एक क्वेश्चन था ना, इसमें दो बॉल के स्ट्रिंग से बंधे थे, दोनों के दोबारा बोल, दो बोल, दो चार्ज हैं, हाँ, स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, हाँ, और दोनों के चार्ज लीक कर रहे हैं और आपस पास आ रहे हैं, तो वेलोसिटी देख लो, चार्ज लीक करेगा तो क्या होगा, फोर्स की वैल्यू कम ज्यादा हो, उससे बना ले। दो बॉल हैं, चार्ज लीक हो रहा है, चार्ज दोनों बराबर हो गया, अलग अलग हो रहा है, वो रेडियस देखनी पड़ेगी। सिग्मा जिसका क्या होगा बेटा, जिसका चार्ज ज्यादा होगा वहां लीकेज ज्यादा होगी, तो सिग्मा अलग दिया हुआ, चाहे रेडियस चेंज दिया होगा, उससे आप देखना जिसकी चार्ज आपका किसका कम या ज्यादा, फोर्स की वैल्यू पे, या सर जिसकी फोर्स कम ज्यादा उसके हिसाब से वी का चेंज। थियोरेटिकल सवाल बनते हैं बच्चों यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, और इसको टिक करना आ जाए ना तो तुक्का मार सकते हो आप, कंसेप्ट से नहीं कर सकते हो कि एक बना दिया कि ये सही है कि ये सही डिस्ट्रीब्यूशन है। ये लिख लेना बेटा, तीखा है ना, चाहे ऐसा मिर्ची जैसा ऐसा, नीचे इसको एक छोटी स्टार पॉइंट, मतलब है कौन सा पॉइंट आपका 4 या 5 जो भी, इसी में कंटिन्यू नीचे एक स्टार लाइन लिखनी। बनाया बच्चा हमने?
वेरी गुड। इसी में एक लाइन लिखो रहा बच्चों, बस आपको वो जो शार्प एजेस होंगे ना, शार्प कर्व बोल लो बेटा, शार्प एज से हुई क्वेश्चन पूछा जाता था वो। शार्प एज माने होता बच्चों उसकी रेडियस बहुत कम है। देखो, चार्ज कैन लीक फ्रॉम शार्प एजेस, चार्ज कैन लीक फ्रॉम शार्प एजेस, ब्रैकेट में लिखो बेटा रेडियस वेरी लेस, डेंसिटी बहुत ज्यादा। चार्ज कैन लीक फ्रॉम शार्प एजेस, उसके ब्रैकेट में आप लिख लो रेडियस वेरी लेस, चार्ज डेंसिटी वेरी हाई। शार्प एज का मतलब ये। आज का लास्ट कंसेप्ट छोटा सा बताता हूं, बड़ा काम आपको। अर्थिंग वाला सवाल बच्चों में टाइम लगाऊंगा 15-20 मिनट, इसलिए आज नहीं कराऊंगा। एक आपको प्लेट के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दो इसके 2 पॉइंट बच गए, एक और करा रहा हूं। पॉइंट नंबर कौन सा आ गया, लिखो बच्चों, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्लेट्स, PLATS है ना, प्लेट्स, घर वाली प्लेट नहीं, कैपेसिटर वाली। बच्चे एक अच्छा सा काम है, उसको मैं सीधा सीधा करवा देता हूँ यार। कैपेसिटर में बहुत बार अपने काम आएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चों PMT में पूछा था, उसके ऊपर भी PMT आप मार्क करो, सारा ही इंपॉर्टेंट है। कंडक्टर वाले सीधे आराम से पढ़ा रहा हूँ, वो सीधे मैं 4 पॉइंट में लिखवा देता इसको। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्लेट्स, बच्चों एक बार यहाँ देखो बेटे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल कैसा बनता है, ऐसा आपसे पूछता कभी कभी। अच्छे सुनना बेटा, आपके बड़े मिसकंसेप्ट मिलेंगे इसमें। ऐसे पूछता है बच्चों, आपके पास प्लेट नंबर 1 है, प्लेट नंबर 2 है और प्लेट नंबर 3 है। 3 तक तो फिर भी सांस आता रहता, प्लेट नंबर 4 है। और फिर आपको बोल दे यहाँ +Q चार्ज है, यहाँ -2Q, कुछ भी आप सब कुछ बोल दिया। बच्चों आपको बोलता है आपने क्या किया, इंडक्शन होता है चार्ज जब पास में प्लेट रखी होती है, कैपेसिटर के लिए काम आता है बच्चे ज्यादातर, तो कम डिस्टेंस होती है प्लेट में, तो वहाँ चार्ज इंड्यूस होता है। तो बोले जरा बच्चा कितना कितना इंडक्शन के बाद क्या क्या चार्ज होगा, ऐसे बताओ। इनिशियल चार्ज ऐसा है, तो एक तो बच्चे के माइंड में बैठा रहता है इसका और इसका दिया रहेगा सर, बच्चे के माइंड में बैठा होता है सर पहली का आखिरी का दिया रहता है, बाकी मैं निकाल लूँ, ऐसा पता होता है उसको। ऐसा नहीं करना है, इसका 2 टू एक ही जवाब है बच्चों। पहला आपका जो अपोजिट वाली है ना बच्चों, चलो ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे यार उसकी हिंदी में ही, आमने सामने जो भी होगा, आमने सामने प्लेट पर इक्वल और अपोजिट होगा बच्चों। देखो बेटे, आमने सामने वाली प्लेट पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज पहला मेन पॉइंट और आसान भी है, लॉजिक भी बनता है। यहाँ प्लस चार्ज इंड्यूस कैसा होगा, नेगेटिव होगा, सीधी बात है। बस एक पॉइंट तो ये आ गया बच्चों, ये पहले से जानते हैं। नंबर 2 पॉइंट और बता देता हूँ बच्चों, जब भी आपको शुरू करना ना, मैं जानता हूँ चार्ज हमेशा कंजर्वेशन में है, मैं जानता हूँ बेटा चार्ज हमेशा कंजर्व रहना, कुछ भी हो जाए। तो जब भी आपका सवाल सोल्व करना तो एक काम कर लेना बेटा, टोटल चार्ज डिवाइड बाई 2 करना। और चार्ज कैसे लिखना पड़ेगा, विद साइन। टोटल चार्ज जैसे यहां करूंगा तो मैं Q - 2Q डिवाइड बाई 2, टोटल चार्ज डिवाइड बाई 2 करो। इसको 2 बार दे दो, कैसे, फर्स्ट वाली प्लेट पर आउटर सरफेस पे, फर्स्ट वाली प्लेट और लास्ट प्लेट, इन दोनों के बच्चों आप आउटर सरफेस पे चार्ज दे दो। ये बच्चों इसका ऑटोमेटिक मतलब ये हो जाता है सर, जो आपने चार्ज बोला पहले ही आपका कितना, Q - 2Q, तो कितना बन जाएगा, -Q/2। इस पे -Q/2 दो, इस पे भी चार्ज कंजर्वेशन में आ गया अपने आप आंसर। देखो एक बार सवाल सोल्व करता हूं बेटा, एक बार इनके कारण कैसे मैं बनाऊंगा सर। एक बजे सवाल आपको ये करना है, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। तो पहले फटाफट बच्चों मैंने बना ली सर 1 2 3। बच्चों एक बार देख लो बेटा, 2 एक एग्जाम्पल में करा दूं, आप सारे समझ जाओगे। 1 2 3 4 सर Q/2 आप करना है एक बार, Q टोटल डिवाइड बाई 2 करना, क्या बन जाएगा, Q - 2Q डिवाइड बाई 2, कितना आ गया बच्चों, -Q/2। जो आ गया उसको एक काम करो सर, पहले वाले के -Q/2 यहां लिख दो, लास्ट वाले के -Q/2 यहां लिख दो, बस आंसर हो गया, खत्म। सर यहाँ क्या बोला, टोटल चार्ज कितना है, Q, ये इतना है, तो यहाँ कितना होना चाहिए बच्चों, और तभी तो मैं बोल पाऊंगा चार्ज तो Q रहेगा। बाद में क्या बोला बच्चों, इक्वल अपोजिट रहता है, ये 3/Q और कितना, ये कितना बच्चों, सर प्लेट के ऊपर तो 0 होता है, यहाँ कितना होना चाहिए, इसके ऊपर तो 0 है, कितना होना चाहिए, 3/2Q। सर यहाँ क्या बोला, अपोजिट, इसके अपोजिट तभी तो 0 रहेगा, 3/2Q, इसके अपोजिट -3/। अब देख लो बच्चों, इसका अपने आप वही आ गया जो पहले था। दोबारा देखना, एक सवाल और पकड़ेंगे, आपको और अच्छे अंदाजा लग जाएगा बच्चों। इस बार मैं ऐसे ही ले रहा हूं बेटा, ये Q है -2Q है बेटा बच्चों, ये आपका कुछ नहीं है, और यहाँ चार्ज आपका Q है, और ये प्लेट भी ऐसे ड्रा के देख रहा हूँ। कंसेप्ट आप पकड़ गए, सवाल आ जाएगा अपने आप, कुछ नहीं सोचना है। क्योंकि बच्चे को ऐसा लगने लग जाता है बेटा सर इसके ऊपर और इसके ऊपर देता सवाल में, तो आप बीच में क्यों लिख रहे हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखो दोबारा प्लेट बना रहा, ये बच्चों 1, ये 2 है, ये आपकी 3 है,
ये 4 और 5 कैसे चेक करेंगे सर? पहला काम, एक काम करो, टोटल चार्ज बना लो। टोटल चार्ज करना बच्चों, टोटल डिवाइड बाई 2 करेंगे तो सर ये Q, ये माइनस, चलो थोड़ा सा और चेंज कर लूँगा फ्रैक्शन में, जीरो में भी कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं जीरो दे के स्टार्ट कर देता, फिर तुम्हें डाउट हो जाएगा। लो क्या बन जाएगा बेटा? 0 डिवाइड बाई 2, 0 आ गया सर, बस 0 आ गया, कोई नहीं, अब 0 दे दो आउटर पे सर, इस पे 0 और इस पे 0, बस सही है सर। इस पे पहले चार्ज क्यू था, यहाँ क्या आएगा? Q आएगा। यहाँ क्यू, यहाँ क्या आएगा बेटा? माइनस Q। इस प्लेट पे टोटल कितना था? -2, तो यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा सर? यहाँ यदि -Q, यहाँ क्या आएगा अपोजिट पे? +Q। सर ये तो खाली है ऊपर, तो यहाँ क्या आना चाहिए? -Q। सर यदि -Q हो तो यहाँ क्या आएगा? +Q। सही है क्या सर? ये +Q, टोटल चार्ज कितना रखना आपने? Q ही रखना, तो कितना लेना पड़ा? 0। ये 0 तो ये 0 लो। अरे बात समझे क्या? कुछ भी हो बेटा, कुछ भी देता रहे सर, यहाँ दे वहाँ दे, अब ये कन्फ्यूजन में मत पाल लेना सर, इस पे होता था। टोटल डिवाइड बाई 2 किया सर, यहाँ लिखो और बाकी ऊपर से मैच करते करते फटाफट लिख दो, आमने सामने अपोजिट हो गया हमेशा, बना जा बस। उसका एक फॉर्मूला बना दिया मैंने डिस्ट्रीब्यूशन वाले का, प्लेट के ऊपर डिवाइड बाई 2 से आंसर आएगा। सही है क्या? अर्थिंग का सवाल हो रहेगा, उसको मैं अच्छे से करा दूंगा। देखो डायग्राम, 2-3 इंपॉर्टेंट बातें थी बच्चों। फील्ड अंदर 0 आया, क्यों था? इंड्यूस के बराबर हो जाता है। फील्ड लाइन अंदर से नहीं जाएंगी, परपेंडिकुलर सरफेस होंगी बच्चों। ऐसे ही हमने एक देखा था, कैविटी में डालो चार्ज, कहीं भी डालो चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे आ जाता है। वो बात हमने पढ़ी थ्योरेटिकल। न्यूमेरिकल में बच्चों चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है। ऐसा था छोटा Q1 छोटा Q2, दोनों में ही Q1 प्लस Q2, लेकिन ब्रैकेट में चेंज था बच्चों। Q1 में ऊपर R1 था, नीचे वहां पे ऊपर आपका क्या था? R2 था। कैपेसिटर वाले में आपकी जो आपकी अलग अलग प्लेट हमने बनाई थी, वहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया था? टोटल चार्ज ले लो, डिवाइड बाई 2 करो, इसके लास्ट में इसके फर्स्ट में आप चार्ज लिख दो, बाकी इक्वल अपोजिट चलता रहेगा ऐसे। सही है क्या? लास्ट टाइप का एक आसान न्यूमेरिकल एक अच्छी चीज है बच्चों, अर्थिंग ऑफ कंडक्टर। एक लाइन लिखते हैं पहले, अर्थिंग का मतलब क्या है? अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर मीन्स पोटेंशियल ऑफ दैट कंडक्टर, पोटेंशियल ऑफ दैट कंडक्टर विल बी 0 बच्चों। एक बार यहां देखो बेटे, मैंने इस अंदर वाले का सेल को आपने अर्थ कर दिया, अर्थ का सिंबल है ये। आपने क्या करना बेटा, एक आपको चार्ज पूछता है, आपने अर्थ कर दिया तो दोनों सेल पे चार्ज, आप ये बता रहे हो इसके ऊपर कितनी चार्ज बताइए, आप इस टाइप से कुछ पूछता है। जो आप अर्थ करते बेटा, यहां मैं क्या करूंगा? एक्स चार्ज मान लो, इस बात को लिखवाऊंगा अच्छे से बेटा। ऐसे ही मैंने एक्स चार्ज मान लिया, तो बच्चे का ऐसा लगता है सर जब अर्थ आपने कर चार्ज क्यों आएगा? नहीं, अर्थ हमने कर दिया, हमने क्या बोला? पोटेंशियल 0 मान लो। पोटेंशियल किसकी 0 होगी सर? इसकी आपने 0 बोला, अर्थ की भी 0 होगी, तभी तक चार्ज फ्लो होता, तब तक आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो। यदि मैंने बोला कुछ चार्ज, हाँ चार्ज रह सकता सर, ऐसा चार्ज होगा समान हो जाएगा। बच्चों कैसे स्टेप से में बना लेंगे। सबसे पहले जब भी आपको अर्थिंग वाला सवाल आता है, स्टेप नंबर 1 आप देख लेना बेटा, आइडेंटिफाई द कंडक्टर। आइडेंटिफाई कंडक्टर, जो आपको अर्थ करना हो कंडक्टर का, आप देख लो बेटा, विच इज टू बी अर्थ। जो आपको अर्थ करना बेटा, सबसे पहले उसको देखो। नंबर 2 स्टेप आप देखो बच्चों, क्या करना पड़ेगा? स्टेप नंबर 2 के ऊपर जो आपको चार्ज निकालना बेटा, उसके ऊपर क्या है? चार्ज को आप एक्स अज्यूम कर लो, अज्यूम चार्ज एट दैट आपका कंडक्टर इज एक्स। और फाइनल स्टेप आ जाएगा बच्चों नंबर 3, पोटेंशियल ऑफ दैट कंडक्टर विल बी 0। बस इसका कुछ करना ही नहीं, बाकी पोटेंशियल का फॉर्मूला पहले ही जानते हो। सरफेस के ऊपर है तो सर अलग है, बाहर एक अलग फॉर्मूला, अंदर तो सर कांस्टेंट है, जो सरफेस के ऊपर था वही आपका पोटेंशियल। देखो दोबारा, जैसे बेटा मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी, मैं कैसे निकालूंगा सर? ये सेल मान लो ए और ये मान लो बी, तो कौन सी सेल को अपने अर्थ किया सर? ए को किया, तो आप ए के ऊपर पोटेंशियल 0 मान लो। ए के ऊपर कैसे कैसे पोटेंशियल आएगा सर? ए पॉइंट यहाँ पे क्या है? ऑन द सरफेस है। ऑन द सरफेस है, क्या फॉर्मूला बेटा? के एक्स डिवाइड बाई आर। सही है क्या बच्चों? ए पॉइंट इस बी वाले सेल के लिए कैसा पॉइंट बेटा? इनसाइड पॉइंट है, और इनसाइड पॉइंट पे क्या करते रहे? के सर चार्ज का 2q डिवाइड बाई 2r, दैट इज इक्वल टू 0। के बाई आर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x प्लस क्यू इज 0, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? -q। आसान सा सवाल, दोबारा देखो बच्चों। सवाल में कहीं मैंने ऐसा नहीं बोला बेटा आपने बाहर वाले कंडक्टर को अर्थ कर दिया, बाहर वाले कर अंदर, ऐसा कुछ नहीं बोला। हमने क्या किया? जिसको अर्थ करना उसकी पोटेंशियल 0 कर दो, उसका चार्ज x मान लो। दोबारा देखो एक बार बेटे, एक हमने बोला यहाँ पे आपका r है, एक हमने बोल दिया बच्चों यहाँ पे आपकी रेडियस 2r, एक सेल और ले लिया बच्चों और इसकी रेडियस 3r। अलग अलग चार्ज भी लेता हूं बच्चों, मैंने बोल दिया बेटा यहाँ पे आपका जो है चार्ज है -2q, और यहाँ पे चार्ज है बेटा +q।
और इसको आपने अर्थ किया हुआ, उसके ऊपर आपको चार्ज बताना है। बच्चों मैंने कोई भी एक बीच का सेल मैंने किया, आप चाहे पहले वाला करो चाहे भी कहीं भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चार्ज मुझे निकालना है, कैसे निकालता हूं सर? ये सेल आपने बोल दो ए, ये बोल दो बच्चों बी, और ये आप सी। आपको बच्चों बी पॉइंट के ऊपर या बी सेल के ऊपर आपको पोटेंशियल जीरो करनी है। करते अच्छे से सर, बी के ऊपर पोटेंशियल इस चार्ज के कारण भी आएगी और इसके कारण भी, खुद के कारण भी आएगी, तीन पोटेंशियल आएंगी। लिखते कैसे सर? अंदर वाले कारण कैसा है सर? इस सेल के लिए ये पॉइंट क्या है बच्चों? आउटसाइड है। आउटसाइड में क्या लगाते थे? के क्यू डिवाइड बाई कितनी दूरी पे बच्चों? आपका 2r। जब बच्चों आप x के लिए देखोगे सर, ये तो इससे ऑन द सरफेस है, चार्ज क्या बोला x, तो मैंने लिखा बच्चों के एक्स डिवाइड बाई 2r। लास्ट में और देखो बच्चों, ये इस वाले सेल के कारण यहाँ पोटेंशियल सर ये इनसाइड पॉइंट है, और माइनस चार्ज है तो बच्चों माइनस भी लिखा दिया, k इंटू 2q डिवाइड बाई 3r इक्वल टू 0। सही है क्या बच्चों? जो चीजें एक चीज उनको कैंसिल करो बेटा, k बाई r और k बाई r कैंसिल, ये बच जाएगा q डिवाइड बाई 2 प्लस x डिवाइड बाई 2 और माइनस 2q डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0। x बाई 2 का यहीं रख लिया बेटा, उस साइड जाएगा 2q डिवाइड बाई 3 माइनस q बाई 2। एलसीएम लिया बच्चों 6, क्या बन जाए देखना एक बार, 4q और ये कितना बेटा 3q। x बाई 2 इक्वल टू q डिवाइड बाई 6, वो भी कैसा आएगा बच्चों? कैंसिल कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा q बाई 3। सही है क्या? चार्ज बच्चों चाहे प्लस आए माइनस, मुझे फर्क ही नहीं पड़ा, मैंने पोटेंशियल लिखा सही से। x की वैल्यू पॉजिटिव आई तो पॉजिटिव चार्ज होगा बच्चों, पहले वाले पे जैसे नेगेटिव है तो आपको माइनस क्यू लेना पड़ेगा। सही है क्या? बना शाबाश। चाहे दे रहे आपको 10 सेल, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पोटेंशियल आपको पहले से लिखनी आती है, वो जीरो करना अपने आप आंसर आ जाएगा। बना बच्चों आपने? ऐसे नियम मत बनाना बेटा अपने आप, कहीं R1 ऐसे ऐसे याद किया हो सकता है आप लोगों को, R1 R2 बना के फॉर्म में याद कर रखा हो, फर्क ही नहीं पड़ता अपने को। हमें सर चाहे बाहर वाला हो चाहे अंदर वाला, वरना जनरली ऐसे रट्टा लगा लेते थे, अंदर वाला अर्थ किया तो ऐसे ऊपर R1 चला गया, ये कर लिया, ऐसा नहीं करना, अपने आप आंसर आ जाए, जो आना होगा आप तो उसको पोटेंशियल जीरो कर दो। बनाया बच्चा आपने? कौन सा? के क्यू नहीं होगा, एक्स वाला पॉइंट इसके लिए कैसा बेटा? आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट पे कैसी पोटेंशियल? के क्यू डिवाइड बाई छोटा r। छोटा क्या था? सेंटर से यहाँ की दूरी कितनी है? 2r। बना बच्चा आपने? बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, करने के आप अपने आप भी कर पाओगे, फिर भी एक सवाल मैं बना देगा, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। कोई दो चीजें जुड़ी हुई हैं तो चार्ज वार ऐसे चला गया होगा कि बाद में दोनों की पोटेंशियल बराबर होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन में पड़ी हुई थी। कई बार बच्चों क्वेश्चन की फॉर्म में आपको जैसे रेडियस में तो अब R2 R3 दे दिया, कई बार आपको जानबूझ के ABC कुछ उठपटांग देता हूँ, रिलेशन पूछता है, क्वेश्चन में आपको लिखवा दो प्रॉपर। ऐसे क्वेश्चन अब तक ऐसा क्वेश्चन PMT में आते हैं, वो नहीं आया है, लेकिन बच्चों आसान क्वेश्चन इसलिए मैं एक बार बना देता हूँ, एक स्टेप का सवाल है। देखो लिखो एक बार, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन A, B एंड C if conductor is given as shown in figure. Find out relation between A, B and C if conductor is given as shown in figure। बच्चों एक बार यहाँ देखना, हमें क्या दिया बच्चों? ऐसा हमें दे दिया, 3 सेल हमने बना दिए, अंदर वाले की रेडियस मैंने बोल दिया बच्चों यहाँ A है, यहाँ रेडियस बेटा B है, और बिल्कुल बाहर वाले रेडियस C है। थोड़ा सा परिवर्तन और कर दिया इसने बच्चों, यहाँ ये ज्वाइन किया, वैसे वायर से ज्वाइन किया हुआ है, नाम लिख देते हैं बेटा, ये P सेल है, ये Q सेल है और ये R सेल है, ऐसे ज्वाइन किया हुआ। चार्ज भी दे रखा बच्चों वैल्यू, इसको बोल दिया ये प्लस Q चार्ज है, ये बच्चों माइनस Q चार्ज और ये 3Q है। बच्चों आपको फिर मैं दोबारा मिसकंसेप्ट दूर करता हूँ, किसी भी चीज को ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं कि चार्ज सेम है, Q1 Q2 की अलग अलग वैल्यू आ रही थी, ज्वाइन करने का मतलब ये मैं जरूर बोल सकता हूं सर, इस पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर होनी चाहिए। आपने ज्वाइन किया किसी कंडक्टिंग वायर से, पोटेंशियल बराबर। अब आपको बोलता आप A, B और C का रिलेशन है, इस क्वेश्चन में मैं कैसे शुरू करूंगा? सर मैं कुछ नहीं जानता, सिर्फ मैं ये जानता हूं ये 2 पॉइंट ज्वाइन किए हुए, दोनों की कैसी कैसी वाली सर, जो Q की पोटेंशियल है ना वही आपकी R की भी पोटेंशियल, बस। यह कैसे समझ में आई सर? इक्वल पोटेंशियल नहीं होगा तब तक आपका चार्ज फ्लो रुकेगा ही नहीं। अब रुका हुआ इसका मतलब कैसा बच्चों? आपका इक्वल पोटेंशियल है, ठीक। अब पोटेंशियल आपको Q की भी लिखनी आती है और R की भी लिखनी आती है। Q के लिए लिखता हूं बच्चों, Q पॉइंट कैसा बेटा? इस P सेल के लिए आउटसाइड पॉइंट है, लिख के दिखाऊंगा, देखो KQ डिवाइड बाई रेडियस क्या बच्चों इसकी यहां से B। बच्चों दूसरा देखना, इसके लिए कैसा बेटा? माइनस KQ ऑन द सरफेस है तो डिवाइड बाई B। सही है क्या? और इसके लिए कैसा बच्चों? इनसाइड पॉइंट है तो प्लस K3Q डिवाइड बाई C, जो सरफेस पे पोटेंशियल है बच्चों वही हमें लेनी पड़ी। सही लिखा क्या?
दोबारा देखो, आप लिखो बेटा आर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल, आर इसके लिए कैसा पॉइंट है बच्चों, आउटसाइड पॉइंट है, तो के क्यू डिवाइड बाई सी, सही है क्या, के क्यू डिवाइड बाई सी आउटसाइड पॉइंट है बच्चों, ये माइनस के क्यू अगले वाले के लिए, इस वाले के लिए, इसके लिए कैसा बच्चों, सेंटर से डिस्टेंस के क्यू डिवाइड बाई सी, और फाइनल क्या हो जाएगा बेटा, के 3q डिवाइड बाई सी, सही है क्या, बिल्कुल सही है बच्चों। यहां तो अपना वैसे भी इक्वल हो ही गया, तो बाई चांस ऐसा आंसर आ गया, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास इक्वल ही बच गया। वो ना बच्चा चार्ज जैसे डिस्ट्रीब्यूट करता, जैसे मैंने प्लस क्यू ले लेता, मैं थोड़ा सा परिवर्तन करके देखते हैं, जैसे मैं यहाँ प्लस क्यू ले लेता, कुछ अलग आंसर आने लगा, प्लस क्यू लेंगे कैसे बन जाएगा, ये आपका प्लस का बन जाएगा, जैसे बच्चों के क्यू डिवाइड बाई बी प्लस के क्यू डिवाइड बाई बी 3k क्यू डिवाइड बाई सी, इस टाइप से आपका बनने लग जाता। और यहां आप लिखो क्या बन जाएगा बच्चों, के क्यू डिवाइड बाई सी, के क्यू डिवाइड बाई सी, और ये बन जाता बच्चों 3k क्यू डिवाइड बाई सी, जो भी बनना होता बन जाएगा। अब सोल्व करके देख लेंगे एक बार, ये 2 आपका k कैंसिल हो जाएगा, या 2k क्यू डिवाइड बाई बी है बच्चों, ये कैंसिल ही कर दो, और ये कितना बेटा 2k क्यू डिवाइड बाई सी, रिलेशन बन गया सर बी और सी तो बराबर है, एक ही सरफेस होगी, अरे समझे क्या, वो जो भी नाम आ जाएगा, और अरेंजमेंट ऐसा करेगा, मैंने अभी वैल्यू बनाई तो ऐसा चेंज होगा, वैसे ही आपकी वैल्यू दी होगा, आपके साथ अपने आप आंसर आएगा। सिर्फ मैंने कंसेप्ट क्या किया, 2 तार से जहां जुड़ा हो इसकी पोटेंशियल बराबर कर दो, अपने आप उत्तर आएगा, ऐसा ही है क्या, बना शाबाश। हाँ तो ठीक है, जो भी आना होगा, वो डाटा भी फ्रेम किया, मैं यहाँ दूंगा तो ये भी आने लग जाएगा, बस समझे, मैं इसको यहाँ ज्वाइन कर देता ना बेटा, तो अगले क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ कर लो तो ये भी आने लग जाएगा, ABC हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ पोटेंशियल बराबर लेना, आपको ये नहीं करना कि चार्ज बराबर हो जाएगा, नहीं, पोटेंशियल बराबर बस। जब ए से मैं बी को जन करता है ना, फिर ए भी दिखने लग जाता है उसमें। बच्चों ये आपका एज सच पेपर में नहीं पूछा गया है, अर्थिंग वाला पूछा गया है, इसे लिख देता हूं, ये मतलब पीएमटी के ऊपर स्टार नहीं लगा रहा, मैं पीएमटी के ऊपर काट रहा हूं, है ना। एक चीज और लिखवाऊंगा, इसलिए मैं बता रहा हूं बेटा, मैं अलग से लिखवाऊंगा बस, कि सीधा कोई पूछ रहे तो आपको पता होना चाहिए, कहीं बाई चांस क्वेश्चन में आया मुझे पता, लेकिन नोट इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जाएगा लास्ट में एक चीज आएगी, उसको मैं अलग से मेंशन करूंगा। एक चीज होती है बेटा सेल्फ एनर्जी, सुना आप लोगों ने, सेल्फ एनर्जी, क्योंकि देखो कंडक्टर है, कंडक्टर बोलो, सेल बोलो, या सॉलिड आप कंडक्टिंग स्फीयर बोल दो, आप जानते सरफेस के ऊपर चार्ज रहता है, चार्जिंग कैसे आएगी सर, धीरे धीरे चार्ज हुआ होगा, तो जब धीरे धीरे चार्ज होता है बच्चों, तो इसका मतलब वहां पे धीरे धीरे उसके पास एनर्जी भी रहती है, चार्जिंग के कारण जो एनर्जी होती है उसको हमें बाद में पता भी चल जाएगा बच्चों केमिस्ट्री में, हाँ ऐसी चीज है। कई बार एक वर्ड होता है बच्चों सेल्फ एनर्जी क्या है, एक स्फीयर है, वो आपका यदि कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो क्या सेल्फ एनर्जी, और बच्चों आपका यदि सिंपल आपका नॉन कंडक्टिंग है तो क्या, उसका नोट की फॉर्म में सीधा लिख रहा हूं बच्चों, यदि कोई बोलता है नोट में लिख रहा हूं बेटा, एक वर्ड आ रहा है सेल्फ एनर्जी, ये कैसा बच्चों सेल्फ एनर्जी, बस आपको एक टर्म से फैमिलियर कर रहा हूं मैं, एक टर्म से फैमिलियर कर रहा हूं, छोटा 2 लाइन का है, एक लाइन में बना के दिखा दूंगा। सेल्फ एनर्जी कैसी होती है, एनर्जी पोजेसिस ड्यू टू चार्ज, सेल्फ चार्ज, जो खुद का चार्ज होता है बेटा उसके कारण जो रहेगा उसको बोलते हैं। इसको ऐसा लिखा जाता है बच्चों, यदि आप बोलते हो सेल के लिए, या इसको आप बोलते हो बेटा सॉलिड है लेकिन कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर बोलने का मतलब क्या है सर, आउटर सरफेस पे चार्ज उसकी आप बात कर रहे हो। यदि यहां मैं देखता बच्चों आपका आउटर सरफेस पे चार्ज है ऐसा, कुछ समय के लिए मान लो बेटा क्यू चार्ज है, छोटा क्यू, तो आपसे एनर्जी ऐसे बन जाती सर के क्यू डी क्यू, और ये आर स्क्वायर बच्चों, क्यू आपका आर जो है कांस्टेंट है, क्यू आपका एक किसी इंस्टेंट का चार्ज, और डी क्यू क्या थोड़ा सा परिवर्तन जो कुछ समय में हुआ होगा। यदि आप इसको इंटीग्रेट करते हैं बेटा 0 से चार्ज 0 से लेकर प्लस क्यू तक गया है, तो आंसर आ जाएगा बेटा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2r स्क्वायर। बस एक आपका क्या बताया मैंने, आर भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, चार्ज भी दिया, सेल्फ एनर्जी निकाली जा सकती है। इसी को यदि दूसरे तरीके से आप बोलो बच्चों नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ये 2 ही चीज आपने पढ़ी है बच्चों स्फीयर में। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कैसा होता है बच्चों, पूरी की पूरी वॉल्यूम में ही चार्ज है, तो उसकी सेल्फ एनर्जी होती है बेटा 3/5 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अलग से मेंशन कर रहा हूं भाई, है ना, आज तक पीएमटी में नहीं पूछा है, नॉट इंपॉर्टेंट। तो क्यों बता रहे हैं सर, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कभी एक भी सवाल आ जाए तो आपको पता होना चाहिए मास्टर ने बताया था, बस सही है क्या, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, ऐसे बता रहा हूं बस। 2 चीज ऐसी कराई लास्ट वाली, लेकिन पीएमटी के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे पहले सारा इंपॉर्टेंट था। कंडक्टर में ये 2 चीजें ऐसी बेटा जो नॉट इंपॉर्टेंट में आई है लास्ट की। अरे वर्ड इसलिए बता रहा हूं, तुम लोग पता तुम्हें ये होना चाहिए, हाँ मैंने सुना हुआ सेल्फ एनर्जी कोई चीज होती है, बना बच्चा आपने।
चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इन दो में मैंने मना किया नॉट इंपॉर्टेंट, उसमें अलग से मेंशन करना एनसीईआरटी, सवाल पूछता वहां से। कंडक्टर का भी अगर चैप्टर का ही लास्ट टॉपिक आ गया बच्चों, यदि चार्ज पार्टिकल है वो फील्ड में कैसा मोशन कर सकता है, उसके ऊपर अलग से मेंशन करो एनसीईआरटी और पीएमटी, वो जरूरी है, ये दोनों ही निकम्मे थे, ऐसे ही लिखवाया, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी। मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट होता है, पहले बता रखा। मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों को यहां देखना बेटा, एक टाइप का मोशन आप जानते हो, किस टाइप का मोशन जानते हैं सर? यदि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां प्लस चार्ज और यहां माइनस चार्ज, आपको बता था बच्चों मैंने पहले ही, डाइपोल में प्लस चार्ज और आगे ऐसी फोर्स लगाई, माइनस से अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, ऐसे बता रखा है ना बेटा। प्लस चार्ज और आगे जाएगा सर, नेगेटिव उल्टी फोर्स इस साइड जाने लग जाएगा, थोड़ा सा परिवर्तन है। उसने बोला बच्चों यहां आपका एक प्लेट इस टाइप से पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और यहां बच्चों एक नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों वो d है, स्मॉल d, और यहां से आपने एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को v वेलोसिटी से या u वेलोसिटी से थ्रो किया है, इसका कैसा पाथ होगा, ये किसी ने पूछा हुआ बच्चों। और पाथ की ऐसा पूछ सकता बच्चों, आपको डायग्राम में बना देता हूं, आपसे पूछे ये सीधा जाएगा एक तरीका, ये ऐसे जाएगा दो तरीका, और ये ऐसे जाएगा तीन तरीके, इस टाइप से 1 2 3 में कौन सा करेक्ट है ऐसे पूछता है बच्चों। आपको ध्यान देना होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन बोला कि प्रोटॉन बोला है, प्लस चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज, अलग पाथ हो जाएगा। या ऑप्शन से पूछता बच्चों पाथ कैसा होगा, सर्कल होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, दोनों ही टाइप से सवाल पूछा जाता है बच्चों यहाँ। या बच्चों पैराबोला होगा, या बच्चों इलिप्स होगा, कुछ भी ऐसा पूछता है, तो इसका आंसर होता है बेटा पैराबोला। क्यों रहा समझा रहा हूं अच्छे से। अब बच्चों आपको थोड़ा सा भी याद हो तो आपको प्रोजेक्टाइल, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल दोबारा रिमाइंड कराता हूं। कुछ हाइट के ऊपर कोई चीज रखी हुई है, यू वेलोसिटी है, तो सर h से टाइम निकलता था √2h/g, याद है बच्चों आपको। रेंज कैसे निकलती सर, यू वेलोसिटी है तो u × t से रेंज आती थी, ऐसे ही कुछ होता था। बात की इक्वेशन लिखनी है तो सर एक नाम डेंजर सा बता रहा हूं बच्चों मैं, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री, सुन के डर लगता है, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री। इक्वेशन ट्राइजेक्ट्री का कोई फालतू मतलब है एक्स वाई में रिलेशन बनाना बच्चों, आपको नाम बड़ा है बच्चों, जो अभी आए ना 12th वाले थोड़ा डर सकते हैं, मैंने इसमें प्रोजेक्टल में समझा रहा बच्चों। ट्राइजेक्ट्री बोलने कोई डरना नहीं, उसको ये है एक्स और वाई में तुम रिलेशन बना दो, एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई है कि क्या है, ठीक है। देखते हैं एक बार सर, इसको आपने यहां बना दिया बेटा, आपने एक वेलोसिटी दिया हुआ है u इस डायरेक्शन में, सर फोर्स कैसे लगेगी, मैं बोलता बेटा फोर्स तो लग जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बेटा, सर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कैसा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें फोर्स कहां लगेगी, इस डायरेक्शन में ऊपर। फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, E × E, Q × E, एक्सेलरेशन बोलो क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई मास, सही है क्या बच्चे। कोई मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दे देना तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी मैं जानता, इलेक्ट्रॉन का मास भी मैं जानता, एक्सेलरेशन नोन हो जाएगा बेटा। यहां भी मेरे पास कुछ वेलोसिटी आ गई, यहां भी दो डायरेक्शन वेलोसिटी कैसा पाथ होता था, प्रोजेक्टाइल, और पाथ क्या बोलते थे, पैराबोला। दोबारा देखो एक बार, यदि किसी टाइम t में मैं बोलूं x कितनी दूर जाएगा, सर x में सिर्फ वेलोसिटी u है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो क्या लिख देता बेटा मैं, सर u × t, या t की वैल्यू आ जाती है बेटा x डिवाइड बाई u, इक्वेशन नंबर 1। दोबारा देखो बेटा, यदि आप कोई बोलता y डायरेक्शन में बताओ, क्या y डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी है, नहीं, क्या बेटा y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो एक्सेलरेशन है बच्चों, ये एक्सेलरेशन है। क्या बच्चों ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हाँ सर आपने खुद ही बोला, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सारी चीज कांस्टेंट, तो बच्चों मेरे ख्याल से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, क्या दे रही, y = आपकी कंपोनेंट क्या वेलोसिटी का 0, u × t हाफ, a की वैल्यू क्या बच्चों यहाँ E डिवाइड बाई m, E और ये क्या आ गया t², t की वैल्यू ऊपर से यूज कर दो बच्चों, आंसर आने लग जाएगा E डिवाइड बाई m, और ये क्या आ बच्चों t की जगह x² डिवाइड बाई u²। मुझे सिर्फ ये पता करना y प्रोपोर्शनल टू x²। अरे सही है क्या सर, मैं देख नहीं पाया, आपने तो ऐसे रट्टे मरवाए थे, सिंगल कर्व को हक कर लेगा, ये कर लेगा, यह दिख नहीं पा रहा, अबे नहीं दिख पा रहा, ऐसे आंख खोल के देख लो, देखो, अरे समझे क्या। अरे ये पाथ कौन सा करेक्ट होना चाहिए, 2 होगा कि 1 होगा कि 3, नहीं 1 और 3 दोनों ही गलत, कौन सा सही है, 2, समझे क्या। वैसे ही पता चल जाता, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, कैसे पता चलता था पाथ का, तो सर यहाँ पे u है, एक्सेलरेशन ऊपर, तो पाथ आपका प्रोजेक्टाइल होगा। दोबारा सुनो, ऐसे ही मैं पूछ रहा बच्चा, फटाक से आंसर बताना, ऐसे कुछ भी बच्चों, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है ना, एक मैंने बच्चों नेगेटिव चार्ज को यहां मैंने -q को फेंका है, पाथ वही आपका 1 2 और 3, कौन सा करेक्ट है, कैसे देखना पड़ेगा सर, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, पहली बात u तो ऐसा है, u कहां ऐसा, ठीक है सर।
इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा सर, ऊपर की डायरेक्शन में, चार्ज कैसा, नेगेटिव, और इसलिए आपका फोर्स कहां लगा, नीचे। सर एक ये एक नीचे, ऐसा पाथ बनाया, कैसा बन जाए, 3 वाला पाथ भी पूछा गया बच्चों, और उसकी आपको ऐसे ही पूछा सर्कल बनेगा कि क्या बनेगा, वो सारी चीजें वहां पूछी हुई है। बनाओ शाबाश। नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना फर्क था, 10 पावर 36। मेरे ख्याल से मामूली सी बात है उसके लिए ना, बात समझे हो। ग्रेविटी का इफेक्ट क्यों नहीं ले पा रहा हूं, समझा रहा हूं बेटा मैं। ग्रेविटी फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 पावर 36 टाइम्स ज्यादा है, नेग्लिजिबल हो गई। अरे जब 1000 के सामने एक छोड़ सकते हो तो बहुत बड़ी चीज होगी ना। यहां तक इलेक्ट्रोस्टैटिक है।